पूरी शूटिंग हो चुकी है, शिव पार्वती कौन है हमको नहीं अच्छा, पता, अभी तक पता नहीं नहीं पता आपको। नहीं है। तो वो शूटिंग शिव पार्वती का सीक्वेंस शूट होने से 1 महीने पहले फाइनल हुआ कि अच्छा अक्षय जी और काजल जी ये कर रहे हैं। पहले दिन तो हमने वो 8 घंटे शूट करते हैं, 8 घंटे हमने उनको सांस लेने का टाइम नहीं दिया, वो बिल्कुल वो धुआंधार शूटिंग करते रहे। सेकेंड डे शाम में 6 बजे मैं थोड़ा सूसू करके आ जाऊँ वॉशरूम से आ अक्षय जी जाऊँ। ने? हाँ, अक्षय जी। अच्छा। दक्षिण में जो महाभारत की जो पॉपुलरिटी है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उत्तर भारत में उसका 10% भी नहीं है। उस समय ही एक राइटर आए थे यूके से, उन्होंने लिखा था एक आर्टिकल जो पब्लिश भी हुआ था यूके के किसी मैगजीन में कि इज महाभारत द ग्रेटेस्ट शो एवर मेड। हिट फिल्म बनाना दुनिया में किसी को फार्मूला मालूम नहीं है। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्में भी फ्लॉप होती हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनकी भी फिल्में फ्लॉप होती हैं। हमारे यहाँ यशराज, करण जौहर जैसे बैनर हैं, उनकी भी फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के कुछ सेलिब्रिटी फिल्म मेकर्स ने इंटरनेशनल सिनेमा से 2 चीज़ें सीखी, न्यूडिटी और गोर, वायलेंस, लेकिन रियल स्टोरी टेलिंग नहीं बढ़ाई आगे। जिस समय हम अमन की आशा और भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें दी जा रही हैं, मैं उस समय की घटना बता रहा हूँ 2006-2007 की। किसी भी इंडियन का नाम इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, हमारे जो डायरेक्टर थे फारूक मसूदी और शाकिर खान, वो मुस्लिम थे, लेकिन उनका भी नाम नहीं दिया गया कि पाकिस्तानी फिल्म में एंड क्रेडिट्स में क्रू का नाम है। मैं भी गुलाम अली साहब को, मेहंदी हसन साहब को, सबको, नुसरत फतेह अली को, सबको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर मेरे देश की बात आएगी, अगर मेरी सभ्यता और संस्कृति की बात आएगी, तो मेरे लिए वो सर्वोपरि है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। हम कंटिन्यू एक थप्पड़ मार रहा है, हम दूसरा गाल बढ़ा रहे हैं, फिर वो दूसरे पे भी थप्पड़ मार रहा है, फिर हम तीसरा गाल बढ़ा रहे हैं, फिर चौथे पे मार रहा है, फिर हम चौथा गाल बढ़ा रहे हैं। तो हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन चैनल पे। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द शिप जहाज के कैप्टन को कहा जाता है। अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर को कहा जाता है। आज जो शख्सियत मेरे साथ जुड़ रही है, ये भी एक क्या कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप है। कहीं बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में इनका नाम आता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी सक्सेसफुल रहा है टेलीविज़न के ऊपर। अगर मैं इनके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो जैसे तेनालीरामा 2013 में स्टार प्लस पे बनी, महाभारत इन्होंने डायरेक्ट की है, अदालत जैसा शो डायरेक्ट किया है, अकबर का बीरबल एक ऐसा शो जो कॉमेडी शो भी रहा, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया इन्हें, वो भी शो इन्होंने डायरेक्ट किया। यानी हर जॉनर का शो इन्होंने डायरेक्ट किया। फिर उन्होंने सोचा कि टेलीविज़न पे तो बहुत काम कर लिया, सक्सेस भी मिल गई, क्यों ना आप सिनेमा का रुख करते हैं। और जैसे ही इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, यानी मैं कहूँ कि फुल फ्लेज्ड बड़े पर्दे की फिल्म जिसका नाम है कनप्पा, आप सबने सुना होगा, रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसका जब अनाउंसमेंट हुआ इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी कि क्या ही कहने। तो आज ऐसी शख्सियत से मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। प्लीज़ वेलकम मिस्टर मुकेश कुमार सिंह का। थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन सर। थैंक यू। सो जैसे मैंने आपको कहा कैप्टन ऑफ द शिप हैं आप, तो सबसे पहले इस कैप्टन की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। कब आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपने शुरुआत की कि डायरेक्शन करना लोग कहते हैं कि कोई आसान बात नहीं होती, एंड इतना सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, जानना चाहूँगा सर आपसे। मैं थिएटर से हूँ, मैंने थिएटर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं अपने बैच में फर्स्ट क्लास फर्स्ट था। उसके बाद मैंने लेक्चरशिप भी क्वालिफाई किया है। तो थिएटर में आपको सब कुछ करना पड़ता है। मेरा स्पेशलाइजेशन मेरे बैच में आर्ट डायरेक्शन था, स्टेज क्राफ्ट, थिएटर में स्टेज क्राफ्ट कहते हैं, और मेकअप मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था। तो थिएटर में मुझे मेकअप भी करता था, मैं सेट भी डिज़ाइन करता था, मैं लाइटिंग भी करता था और एक्टिंग भी करता था, लेकिन मेरा हमेशा से फोकस एक ही था, मुझे डायरेक्शन ही करना है। एक्टिंग मैंने बहुत की, मगर मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ। मैं खुद को सबसे ज़्यादा जज करता हूँ दूसरे की बजाय, तो मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ और कभी भी मेरे मन में एक्टिंग करने का ख्याल भी नहीं आया। शायद इसका एक कारण मुझे लगता है कि मुझे नकल करना पसंद नहीं है। मुझे किसी भी चीज़ का, मुझे सिनेमा में भी जब रेफरेंस की बात आती है, बहुत सारे लोग टेलीविज़न में, सिनेमा में आजकल रेफरेंस का दौर बहुत चलता है, अच्छा ये रेफरेंस देख लो और ऐसा कर दो, तो मुझे पता नहीं क्यों एक अलग सा उससे इरिटेशन है, आप कह सकते हैं कि आप कुछ अलग खुद का क्यों नहीं क्रिएट कर सकते। आप रेफरेंस, ठीक है, आपने अगर रेफरेंस देखा भी तो उसकी नकल मत करो। आपने अगर रेफरेंस देखा तो ये देखा कि अच्छा ये इतना अच्छा बनाया है, मैं इससे अच्छा और कैसे बना सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से ये मोटिव होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और ने बना दिया है, मुझे बस आंख मूंद कर उसकी नकल कर लेनी है। तो थिएटर से ही मेरा हमेशा से झुकाव डायरेक्शन में ही था। मैं मुंबई भी आया
80% लोग यहाँ एक्टर बनने आते हैं और एक्टिंग में काम नहीं मिलता तो वो Director चले बन जाते हैं, बन जाते writers हैं बन या जाते हैं। अलग बन जाते हैं। लेकिन मैं अपने आप को उन चंद भाग्यशाली लोगों में से एक समझता हूँ कि जिनको करना था मैं वही कर रहा हूँ। तो सर जैसे आपने कहा कि मेरा सबसे पहला मुझे ये था कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है। टेलीविज़न की शुरुआत जब आपने देखी हो, क्योंकि उस ज़माने में मैं कहता था टेलीविज़न वाज द न्यू स्टार। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एक्टर्स टेलीविज़न पे आते थे। एक टाइम था जब टेलीविज़न थिएटर पे भारी पड़ गया, टेलीविज़न जो है सिनेमा पे भारी पड़ जाता था, क्योंकि इतनी मैसिव ऑडियंस थी। अगर मैं अर्ली 2000s की बात करूं तो सर जब आपने सोचा कि फुल फ्लेज वो पहला शो आपको जब कैसे मिला, कि जब आपने फुल फ्लेज एक टेलीविज़न शो आपने जो डायरेक्ट किया, हर जॉनर का आपने डायरेक्ट किया, फुल फ्लेज पहला शो कैसा मिला सर आपको? देखिए, टेलीविज़न की बात आपने की है, मैं एक दो लाइन पहले बता दूं कि एक ज़माने में टेलीविज़न में जितने बड़े फिल्मों के डायरेक्टर थे, दूरदर्शन के ज़माने की मैं बात कर रहा हूं, उस समय सारे बड़े डायरेक्टरों ने टेलीविज़न में काम किया है। ऋषिकेश मुखर्जी, रमेश सिप्पी, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, जो लीजेंडरी नाम है, जिन्होंने फिल्मों में आइकॉनिक, जो टॉप ऑफ द टॉप है, वो टेलीविज़न में काम करते थे। तो इसलिए सईद मिर्ज़ा, कुंदन शाह, सब इतने महान लोग हैं, उन्होंने टेलीविज़न को एनरिच किया है। तो इसलिए टेलीविज़न ने एक जो मकाम हासिल किया, आज शायद मैं नहीं कहता कि क्वालिटी वाइज कम से कम वो मकाम अब टेलीविज़न का नहीं रहा है। हाँ, क्वांटिटी वाइज भले ज़्यादा हो गया हो, लेकिन क्वालिटी जो थी उस ज़माने में जब हम लोग यंग थे, हम लोग देखा करते थे, वो क्वालिटी अब मुझे नहीं लगता कि अब रही है। लेकिन उन्होंने जो बेस बनाया, उसके कारण टेलीविज़न इतना फला फूला, जिसको आगे बहुत सारे अलग अलग प्रोड्यूसर्स ने उसको आगे बढ़ाया। मैं मुंबई में जब आया तो मैं पहला प्रोडक्शन हाउस गया था, वो था अधिकारी ब्रदर्स। उस समय जुहू में उनका ऑफिस था। अब तो सब टीवी श्री अधिकारी ब्रदर्स, सब टीवी का फुल फॉर्म शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो मैं उस समय कंपनी में, सब टीवी जो हम कहते हैं, सब का मतलब है श्री अधिकारी ब्रदर्स, SAB, श्री अधिकारी ब्रदर्स। ओके। तो वो पहले ही प्रोड्यूसर थे जिन्होंने अपना चैनल बनाया और शायद आज तक एकमात्र प्रोड्यूसर हैं। तो मैंने गौतम अधिकारी के साथ ही काम शुरू किया और पहली कंपनी थी जहाँ मैं गया था, और वहीं मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब मिल गया। तो पहला एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि मैं सुभाष घई के यहाँ भी उसी समय मैंने बायोडाटा दिया था। जैसे मुंबई में आते हैं नए नए सब लोग अपना लेके घूमते हैं, सबसे पहले हम हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जाके, तो बांद्रा में सुभाष जी के ऑफिस में भी गया था, खार या बांद्रा मुझे याद नहीं है उतना। तो वहाँ भी दिया था मैंने अपना बायोडाटा। तो उनको ताल उस समय बन रही थी, तो उनको शायद तलाश भी थी ऐसे आदमी की जिसका थिएटर का बैकग्राउंड हो थोड़ा। तो वहाँ भी, और एक ही दिन मुझे जाना था शाम में वहाँ उनसे मिलने, उनकी सेक्रेटरी ने बुलाया था। उसमें तो फ़ोन हुआ नहीं करता था, आपको फ़ोन करना पड़ता था, लेकिन शाम में जाना था और मैं जल्दी घर से निकल गया था। उस समय गोरेगांव ईस्ट में रहता था। तो मैंने अधिकारी ब्रदर्स में बायोडाटा दिया हुआ था, वहाँ फ़ोन किया तो हेमंत देसाई थे वहाँ, गुजर गए। तो उन्होंने बोला, अरे कहाँ है तू? मैंने बोला आसपास ही हूँ। तो बोला ऑफिस आ जा। तो मैं ऑफिस गया, उन्होंने एक एड्रेस दिया। उस समय लोखंड वाला के पीछे मैग्नम एक बंगलो हुआ करता था, वहाँ बहुत सारी शूटिंग चला करती थी। तो उन्हें तुरंत एक एड्रेस थमा दिया और बोला कि तू यहाँ चला जा। तो मुझे कुछ पता भी नहीं, मैंने तो काम मिल रहा है यही सोच के मैंने एड्रेस लिया और पहुँच गया। तो वहाँ मनीष सेठ थे जो गौतम भाई के असिस्टेंट थे, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्ट कर रहे थे एक शो खामोशी। उसमें सब इंडस्ट्री के बड़े बड़े टेलीविज़न के दिग्गज लोग थे, रजा मुराद साहब, अनंत देसाई, ऋषभ शुक्ला, टीना घई, निशिगंधा वार्ड, सब बड़े बड़े लीजेंड्स थे, एक्टर थे। तो उसमें मुझे मार्किंग करने का काम मिल गया। तो एक हफ्ते, वो वीकली था शायद या बाई वीकली था, तो एक हफ्ते कंटिन्यू शूटिंग चलती रही। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था शूटिंग का। तो वहाँ मैं मार्किंग करता था तो जब एक हफ्ते बाद वहाँ से फुर्सत मिली तो मैंने वापस फ़ोन किया सुभाष घई जी के ऑफिस में कि मैं ऐसे ही बोला कि मैं थोड़ा बाहर चला गया था, तो अभी मैं आया हूँ। तो एग्जैक्ट मुझे लाइन अभी भी याद है। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर ही रहिए, हमने रख लिया है किसी को। तो वो चांस आपका मिस हो गया? तो वो मिस हो गया, मैं टेलीविज़न में आ गया। लेकिन टेलीविज़न में आ गया तो मैंने शुरू में मनीष जी के साथ काम किया। फिर एक साल के बाद मुझे गौतम भाई के साथ, कहानी तो बहुत लंबी है, मैं बीच में एक मेड इन इंडिया एक शो आता था इनका, शेखर सुमन थे, तो उसमें भी मैंने काम किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसमें सरदार जी थे डायरेक्टर, जो जुबान संभाल के में भी थे। मैं नाम राजेंद्र सिंह शायद नाम था उनका, मैं मिस कर रहा हूँ। और जब मैंने इंडिपेंडेंट पहली बार एक सीन डायरेक्ट किया, उसमें वो एज एन एक्टर काम कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने अधिकारी में ही वो, तो फिर जब मैं गौतम भाई के साथ आया तो गौतम अधिकारी, आप कह सकते हैं कि मेरे इस मीडिया में वो मेरे गुरु हैं। थिएटर में अगर अविनाश चंद्र मिश्रा मेरे गुरु हैं और बद्रीनाथ सिंह ठाकुर, तो इस मीडियम में, टेलीविज़न और फिल्मों के मीडियम में गौतम अधिकारी, मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं के साथ सीखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने कमाल के गुरु थे
कि उनके साथ काम कर लेने के बाद कोई आधी नींद में भी टेक्निकली रॉन्ग नहीं हो सकता। वो इतने टफ टास्क मास्टर थे कि शुरू में आपकी परीक्षा लेते थे कि इस आदमी में कितना मेटल है, आपने कुछ किया तो ये क्यों किया, अगर नहीं किया तो ये क्यों नहीं किया। मतलब आपकी ज़िंदगी वो नरक बना के रख देंगे, लेकिन वो देखते रहते थे कि इस आदमी में कितना मेटल है। और एक बार उनको पता चल गया कि इस आदमी में कॉन्फिडेंस है तो फिर नो लुकिंग बैक, फिर उतना ट्रस्ट आप पे कोई नहीं करेगा। और मुझे उस कंपनी के लोगों ने भी कहा कि जितना भरोसा वो आप पे करते थे उतना शायद उन्होंने कभी किसी पे नहीं किया। तो मैं मतलब जो भी मेरा टेक्निकल ज्ञान है वो गौतम भाई की वजह से है। और उसी कंपनी में उन्होंने मुझे 6 महीने के अंदर ही बोला कि तो डायरेक्टर बन जा, और मुझे छोटे छोटे सीन करना शुरू कर दिए, देने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट काम दिया वहीं से, तो वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई। तो अधिकारी ब्रदर्स ही मेरा सब कुछ है। ये जो कंपनी है यहीं सामने ही है। तो यहाँ पहले 3 माले में ऑफिस था, बाद में पूरी बिल्डिंग हो गई। इसके पहले जुहू से शुरुआत किया था उन्होंने, 3 BHK बंगलों में था, वहाँ से मैंने ये पूरी बिल्डिंग तक का सफ़र इस कंपनी में मैंने साथ में किया था। एंड सर, आपके करियर का एक माइलस्टोन अगर मैं बात कहूँ तो वो है महाभारत। 2013 में वो शो आया था स्टार प्लस के ऊपर। एक महाभारत बनी थी 1988 में BR चोपड़ा साहब की, जिसे आज तक कोई भूल नहीं सकता। चाहे उसमें कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हो, आज भले टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट उस चीज़ को मैच नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने एक कहीं रीनू चोपड़ा जी का एक बहुत अच्छी लाइन थी कि उसमें बजट या एक्टर्स का नहीं था उसमें ज़्यादा, बट उसमें था एक डिवाइन हैंड था, कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो डिवाइन हैंड था, वो चीज़ बन गई। महाभारत जब आपने बनाई 2013 में, तो एक ऑब्वियसली प्रेशर की बात तो ज़रूर होगी आपके ऊपर। इतना कल्ट फॉलोइंग था उस शो का, एक छोटी सी गलती भी लोग पकड़ लेते हैं आजकल। तो उस ज़माने में जब आपने वो चीज़ बनाई जिसमें क्या कहते हैं सौरभ राज जैन कृष्ण बने थे, शाहिर शेख थे, जो आज बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं इंडस्ट्री में, तो वो कैसे हुआ सर कि महाभारत कैसे बनाना सोचा आपने? देखिए, महाभारत ये जो दूसरी महाभारत बनी है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी को जाता है। उन्होंने 4 साल इसके पीछे लगाए थे, और 4 साल एक समय ऐसा आ गया कि मतलब उनके लिए मेक और ब्रेक था कि अगर ये नहीं बना तो वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो सिद्धार्थ जी और राहुल जी दोनों भाइयों ने इसको पकड़ के रखा और उन्होंने बनाया। सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। सेकंड क्रेडिट जाता है हमारे राइटर्स को। मिहिर भूता, राधिका आनंद, शारमिन जोसेफ और भी लोग शामिल थे। इन लोगों ने स्क्रिप्ट इतनी कमाल की लिखी, जैसे पुराने ज़माने में राही मासूम रजा जी ने, नरेंद्र शर्मा जी थे, तो वैसे ही वो इन्होंने, उनकी राइटिंग इतनी कमाल की थी कि एज ए डायरेक्टर, मैं आपको लिटरली अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब द्रौपदी चीरहरण सीक्वेंस चल रहा था, सबको मालूम है कि कहानी क्या है, फिर भी वो इतना कमाल का लिखा आता था कि एक एपिसोड आने के बाद मैं फ़ोन करता था रात को, मिहिर भाई टॉर्चर मत करो, मुझे बताओ कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। मतलब मोटा मोटी लाइन मालूम है, लेकिन डायलॉग्स और ये सब कैसे उसको अनफोल्ड करने वाले हैं। तो इतनी कमाल की राइटिंग है मिहिर भाई की और पूरी टीम की। कृष्ण के जो संवाद उन्होंने लिखे हैं, मैं तो आपको 20 संवाद अभी भी याद, 10 साल हो गए लेकिन अभी भी मुझे याद है, जो मैं बता सकता हूँ। जो कृष्ण के संवाद हैं उनकी एक अलग गीता बनाई जा सकती है। जो गीता भी उन्होंने जो 4-4.5 एपिसोड में मेरे ख्याल से हमने दिखाई थी, वो आज की जनरेशन आज भी वो उसको समझ सकती है। आज के जनरेशन के हिसाब से उन्होंने लिखा था, वो पूरा गीता का मूल तत्व रखते हुए। तो वो क्रेडिट मैं पूरी टीम को देना चाहूँगा। मेरे साथ और भी डायरेक्टर्स थे, लोकनाथ जी थे और कमल मोंगा थे। अलग अलग टेलीविज़न एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है तो वो करना, लेकिन मुझे मतलब जो महत्वपूर्ण जो उसका सीक्वेंस थे वो डायरेक्ट करने का मौका मिला। काफ़ी बड़ा भाग मैंने महाभारत का डायरेक्ट किया। उसमें मेरी एंट्री हमारे जो DOP थे थॉमस जेवियर, उनके कारण हुई। अच्छा। मैंने एक शो किया था मीरा, तो थॉमस जी फिल्मों के बहुत सीनियर कैमरामैन, एक समय नंबर 1 कैमरामैन माने जाते थे। सारे बड़े प्रोजेक्ट वो किया करते थे। तो मीरा में वो आए थे। उस समय टेलीविज़न उन्होंने शायद एक ही प्रोजेक्ट किया था, श्री कृष्णा। उसके बाद वो मीरा में आए थे। तो मैं दूसरे DOP के साथ काम करता था। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि रात में लेट तक शूटिंग हुई, तो हमारे DOP ने बोला कि, और मुझे अगले दिन सुबह इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था तो डायरेक्ट करना था, तो बोले कि आज आप थॉमस जी के साथ कर लीजिए, मैं दूसरे यूनिट के साथ कर लूँगा। थॉमस जी के साथ एक दिन मैंने काम किया। उन्होंने सीधा प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, बोला आज से मैं इसी डायरेक्टर के साथ काम करूँगा, दूसरे के साथ नहीं करूँगा। तो फिर हमने सिर्फ 15 या 20 दिन मीरा में उनके साथ काम किया, लेकिन हमारा तालमेल इतना अच्छा बन गया कि जब महाभारत में उनको बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ, अगर तुम्हारा विजन कोई आदमी पूरा कर सकता है तो वह एक ही आदमी है, मुकेश कुमार सिंह। मैं थॉमस जी का इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने बार बार उनको बोला कि आप उसी आदमी को लाओ, उसी आदमी को लाओ। तो उनके थ्रू मैं महाभारत में आया।
तो महाभारत की भी बहुत लंबी कहानियां हैं, हर प्रोजेक्ट की अलग अलग कहानियां होती हैं। वो अपने आप में एक लेजेंडरी कहानी एक है। लेजेंडरी। तो और उसका सबसे फुलफिलिंग चीज़ मेरे लिए ये है कि अगर 20% लोग भी इसको मानते हैं कि पुराने महाभारत से बेहतर है, मेरे लिए भी वो महाभारत आइकॉनिक है। आज भी आप यूट्यूब पे भी अगर कोई भी सीन लगा दो तो आप छोड़ नहीं सकते, संवाद इतने कमाल लॉकडाउन हैं। में तो लोगों ने हाँ, लिखा था कि देखा। महाभारत वापस चालू करो। बिल्कुल। तो सर जब आपने वो सीरियल बनाया एंड जब आप वो चीज़ बना रहे थे, शो हिट हो गया, IMDb पे उसकी काफ़ी चर्चा हुई, टॉप चार्ट्स में ट्रेंडिंग पे था वो शो। तो जब पुराने महाभारत की जब अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो स्टारकास्ट थी, चाहे वो फिरोज शेख थे, पुनीत इस्सर थे, राजेंद्र चौहान थे, या कहते हैं ना सुरेंद्र पाल वगैरह, सब दिग्गज कलाकार थे, जो उनके डायरेक्टर्स थे, रवि चोपड़ा साहब, एंड कहते हैं ना कि राइटर्स वगैरह जितने भी थे, क्या उनमें से कभी किसी ने आपको, हालांकि क्या कहते हैं, उनके राइटर्स और रवि साहब की तो अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी वो दुनिया से चले गए, बट जब जो पुरानी स्टारकास्ट थी, कभी आपने उनसे बातचीत किया, उन्होंने आपको फ़ोन किया हो या आपसे बात की हो कि अरे हमने तो बनाया था, आपने भी बहुत अच्छा बनाया है, कभी ऐसी बातचीत हुई सर आपकी, कभी कोई मुलाकात हुई? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। मैं गजेंद्र चौहान मेरे अच्छे परिचित रहे हैं, अधिकारी ब्रदर्स में हमने बहुत काम किया है, गिरिजा शंकर जिन्होंने धृतराष्ट्र किया था, गूफी अंकल मुझे बहुत मानते थे। मैं इनफैक्ट मैं जब नया नया डायरेक्टर बना था तो एक दिन आए थे, एक खोज एक सीरियल आता था अधिकारी का है, उसमें एक एपिसोड करने आए थे। तो पहले ही दिन काम करके उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया था मुझे। और फिर दोबारा जब मैं द्वारकाधीश कर रहा था तो उसमें महाभारत का ट्रैक शुरू हुआ था, तो उसमें उन्होंने वापस शकुनी का कैरेक्टर किया था। तो उस समय भी हमारी अच्छा परिचय था, अच्छा था, बहुत मानते थे मुझे, बहुत हृदय से प्रेम करते थे। लेकिन इस महाभारत के संदर्भ में मतलब अभी ऐसा मुझे याद नहीं है कि किसी ने फ़ोन किया और कहा हो कि ये तुमने अच्छा बनाया या अच्छा किया। लेकिन ऑडियंस का, जब लोग जो थे उस समय ही, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे उमरगांव में, तो 10-10 हज़ार लोग कभी कभी पूरा घेर के खड़े होते थे। वहाँ आसपास के सारी इंडस्ट्री, चलते हुए शो इतना पॉपुलर हो गया था कि सारे होटल महाभारत के नाम पे लोगों को बुलाते थे कि हम आपको शूटिंग दिखाएंगे, क्योंकि एक यूनिट हमेशा आउटडोर ही रहती थी और हम लोग को रस्सियों से घेरना पड़ता था कि लोग अंदर ना आ पाएँ शूटिंग के लिए। उस समय ही एक राइटर आए थे यूके से, उन्होंने लिखा था एक आर्टिकल जो पब्लिश भी हुआ था यूके के किसी मैगजीन में कि इज महाभारत द ग्रेटेस्ट शो एवर मेड ऑन इंडियन टेलीविजन। तो महादेव और महाभारत, ये जो रिवाइवल है, माइथो जो आप सोकल माइथो कहते हैं, मेरे लिए हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, तो इसका रिवाइवल है ये महादेव और महाभारत के थ्रू। इसके पहले माइथो शो जो बनाने वालों को नॉर्मल इंडस्ट्री वाले लोग नीची नज़र से देखते थे कि अरे ठीक है ये कुछ बनाते होंगे, लेकिन महादेव वो शो था जिसने ये ग्लोरीफाई किया वापस कि ये बनाना आसान नहीं है, और फिर महाभारत ने उसको सीमेंटेड किया, उसको पक्का किया। कुछ लोगों को लग गया कि अच्छा नहीं, ये सामान्य काम नहीं है, ये बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए थोड़ा अलग एक्सपर्टीज चाहिए, इसके लिए ज़्यादा एफर्ट चाहिए, इसके लिए ज़्यादा बजट चाहिए। तो सर उस टाइम जो कलाकार थे उसमें सौरभ राजेन, शाहिर शेख एंड वो सब, वो लोग कैसे थे सेट के? अब तो चलो बड़ा नाम हो गए, वो लोग उस वक्त कैसे थे? वो कैसे आपसे किससे शेयर करते थे, या सर मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, वो कैसे आप लोग, ट्यूनिंग कैसी थी आपकी? देखिए, ट्यूनिंग महाभारत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि लास्ट डे तक नॉर्मली क्या होता है कि जितना फ़ैन फॉलोइंग शुरू में ही हो गया था, एक 3-4-5 महीने के बाद अच्छे लोगों का मैंने दिमाग ख़राब होते हुए देखा है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे शो में कोई ऐसा नहीं था जिसका दिमाग ख़राब हुआ हो। अंतिम दिन तक, लास्ट डे मुझे आज भी याद है, हमने 15 अगस्त के कारण, हमको 16 अगस्त को लास्ट टेलीकास्ट था हमारा 2014 में, तो हमको 14 को फिनिश करना था, 15 अगस्त को शूट नहीं कर सकते, तो हमने पूरी 24 घंटे शूटिंग करके 15 अगस्त की सुबह 7 बजे हमने पैकअप किया था। लास्ट डे तक सबने अपना 200% दिया उस शो को। कभी किसी के अंदर ये ईगो नहीं आया कि अब तो मैं स्टार बन गया हूँ, अब मुझे एफर्ट नहीं डालना है, ये नहीं था। अंतिम दिन तक सौरभ राज जैन का लास्ट शॉट था, सब ने अपना पूरा दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग थी, उसमें अपार्टमेंट में सारे एक्टर्स, डायरेक्टर हम लोग रहते थे। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता था नेक्स्ट डे, हम लोग रात में उसकी छत पे बैठ के हम लोग रिहर्सल करते थे, कम से कम रीडिंग करते थे, ताकि कैरेक्टर्स के न्यूआंसेस समझ सकें। महाभारत इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आप अगर चीरहरण सीक्वेंस देखें तो एक्टर्स अगर कंटिन्यू शूट करे, जो आप इमोशनल डेप्थ जो है उसका, इमोशनली जो ड्रेनिंग जो उसका कंटेंट है, किसी एक्टर की नसें फट जाएंगी अगर वो कंटिन्यू शूट करे। तो उसको हमने डिवाइड किया कि अच्छा आधे दिन, अगर जब क्लोजअप जहाँ मोस्ट इंटेंसिटी डालना है तो आधे दिन हम पांडवों का लेंगे, आधे दिन कौरवों का शूट करेंगे, ताकि एक आदमी अगर सुबह से शाम तक करेगा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा अगर वो कंप्लीटली कैरेक्टर में है। और जो थे वो जितना एफर्ट डालते थे
वो ड्रेनिंग है। तो एज एन एक्टर मैंने चूंकि थिएटर में किया है तो मैं वो समझ सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं मुझे चाहिए तो तुम सुबह से शाम तक करते रहो। मुझे पता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद इमोशनली आदमी उतना रिएक्ट नहीं कर सकता, तो उसको एक चाहिए स्टॉप चाहिए उसको फिर वापस रिवाइव करने के लिए। तो हमने इस तरह से प्लान किया और एक्टर्स ने पूरा 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 सहयोग दिया। हर दिन हर आदमी इस मोटिव के साथ सेट पे आता था कि मुझे अपना 1000% देना है, और यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में सफल हुए। एंड वो चीज़ ऑडियंस ने भी काफ़ी पसंद की और हमने देखा भी स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं एज ए डायरेक्टर सर आपसे पूछूं, अक्सर मैंने जो चीज़ें सुनी है इंडस्ट्री में वो ये है कि लोग फिल्म के डायरेक्टर को और एक टेलीविज़न के डायरेक्टर को अक्सर दोनों को कंपेयर करते हैं। फिल्म के डायरेक्टर को लोग बड़ा मानते हैं, टेलीविज़न के डायरेक्टर को उतना क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस या जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। हालांकि है दोनों डायरेक्टर्स, बट टेलीविज़न को अब थोड़ा कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे वो लोग देखते हैं कि अरे ये तो टेलीविज़न का डायरेक्टर और ये फिल्म का डायरेक्टर। टेलीविज़न पे भले आपने कितना ही अच्छा काम किया हो बट उस मुकाम पे लोग नहीं देखते आपको, लेकिन अगर आपने कोई फ्लॉप फिल्म भी दी हो बट आप फिल्म के डायरेक्टर हो। तो ये सर ये डिफरेंस और ये कंपैरिजन क्यों होता है? आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं ये कहूँगा कि जब यहाँ पे लोगों को ब्रांडिंग करने की आदत होती है। जब मैंने अधिकारी ब्रदर्स में शुरू किया था तो मेरी ब्रांडिंग हो गई थ्रिलर डायरेक्टर की, फिर धीरे वो कॉमेडी मैंने 1-2 शो किए, फिर कॉमेडी की हो गई, फिर 2008 में सागर्स के साथ मैं हिस्टोरिकल और माइथो जोनर में घुसा। सॉरी मैं माइथो यूज कर रहा हूँ क्योंकि लोग समझते हैं वो भी हिस्टोरिकल ही है। हाँ लोग समझते हैं इसीलिए, हाँ वो टर्म बन गया, लेकिन वो हिस्ट्री ही है, उस पर भी हम बात करेंगे कभी। 2008 में मैं धर्मवीर से मैं सागर से जुड़ा था इस तरह के कॉन्सेप्ट से, और वो भी मुझे याद है कि मोती जी मैं इस मामले में मैं हमेशा खुशकिस्मत रहा हूँ कि जो भी सीनियर्स हैं मुझे उनका हमेशा प्यार मिला है, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे सीरियल में हो, चाहे फिल्मों में। तो मोती जी ने 4 दिन ही मेरा काम देखने के बाद बोला कि बेटा अब तू बाहर काम नहीं करेगा, अब तू मेरे लिए ही काम करेगा। तो धर्मवीर से मैंने शुरू किया जिसमें विक्रांत मैसी आज के बड़े स्टार हैं और रजत टोकस वो दोनों थे। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। टेलीविज़न में जब बाद में फिल्मों में जब बड़े प्रोजेक्ट बनने शुरू हुए, जब हिस्टोरिकल एक समय था जब भारत में हिस्टोरिकल माइथो फिल्में हिंदी में तो कम से कम नहीं बन रही थी 30-40 साल तक। मेरे ख्याल से 70s में जय संतोषी माँ के बाद मुझे याद नहीं आता 73 में रिलीज हुई थी। एक जीतू जी ने एक बार राम का कैरेक्टर वगैरह किया था, वो उसके अलावा कुछ बना नहीं बिल्कुल ही। तो जब वापस बनना शुरू किया, संजय लीला बंसाली साहब ने बनाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि अब चूँकि मैं कंटिन्यू अच्छा काम कर रहा हूँ टेलीविज़न में, मेरे सारे शो आप देखेंगे तो जो भी कम से कम मैंने जितना किया है लोगों ने उसको रिस्पेक्ट ही दिया है। मुझे प्रोड्यूसर से, चैनल से या ऑडियंस से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है, और मैं खुद भी जज करता हूँ कि क्या ये अप टू द मार्क है। तो मुझे लगता था कि हाँ कोई ना कोई तो होगा जो यहाँ देखेगा और बुलाएगा। मैं महाभारत के बाद तो मुझे मेरी उम्मीद और बढ़ गई कि ये जो हमने काम किया है, टीम एफर्ट, नॉट माइंड बट टीम एफर्ट, कि कोई तो देख के बुलाएगा कि कुछ तो करेगा कि अच्छा ये अच्छा काम किया है उसने। लेकिन कभी किसी ने नहीं बुलाया। कभी बीच में मैंने एक फिल्म रामायण पे साइन की थी 2015 के आसपास, तो 1 साल उस पर हमने रिसर्च किया, लेकिन वो फिर बंद हो गई, वो बनी नहीं। उसके अलावा कोई फिल्म का असाइनमेंट नहीं मिला। आया कहाँ से? तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से, जहाँ से मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं की थी। वहाँ भी एक पारखी मिले, मोहन बाबू सर। ये गट्स चाहिए एक आदमी को, मुंबई से टेलीविज़न के डायरेक्टर को उठा के इतनी बड़ी फिल्म देना, इतने बड़े स्टार कास्ट, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट। तो मतलब एक डायरेक्टर बनाने के लिए, एक आदमी को बनाने के लिए मोहन बाबू सर जैसे लोग चाहिए जो ट्रस्ट कर सकें। और मुझे उम्मीद है आज भी हमारी बात होती है तो आज भी उनको अपने निर्णय पे कम से कम पछतावा नहीं है, हाँ रिग्रेट नहीं है। उनको खुशी है कि यस मैंने एक आदमी को बुलाया और यहाँ काम दिया। तो वो जो एक डिफरेंस है ना, मुझे लगता है कि मैं और मेरे जैसे और भी कई डायरेक्टर हैं इस लेवल पे जो अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो शो हम लोग बनाते हैं उनका बजट भी 80% फिल्मों से ज़्यादा होता है। उनका प्रमोशन का ही बजट इतना होता है जिनमें 50% फिल्में बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न में ख़राब काम हो रहा है या सबड्यूड काम हो रहा है, लेकिन लोगों की एक नज़रिया बन गया है कि अच्छा ठीक है टेलीविज़न वाले तो ऐसे ही हैं, टेलीविज़न में ये हो। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आपको काम की क्वालिटी पे जज करना चाहिए। ये टेलीविज़न में है या फिल्म में है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि टेलीविज़न एक ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। फिल्मों के भी लोगों को टेलीविज़न में आकर कुछ दिनों के लिए काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको 1 साल में डेली सोप्स आजकल बनते हैं, वीकली तो बनते नहीं हैं, वीकली भी बनते हैं तो वो 2 होते हैं जो डेली सोप के बराबर ही हो जाते हैं। आपको 1 साल में जितने वॉल्यूम में काम करने को मिलता है ना, वो शायद आपको 5 साल या 10 साल में नहीं मिलता। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करो
कि अब टेलीविज़न में डेली सोप है, शाम में मेरा इतना पर डे मेरा बन रहा है, मैं दिमाग घर पे रख के काम करूँगा, या आप ये सोच के काम करो कि मुझे क्या सीखना है, मैं इसमें कैसे ग्रो कर सकता हूँ। डेली सोप है, रिपीटेटिव सीन आएंगे, रिपीटेटिव सिचुएशंस आएंगे, लेकिन आप या तो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो कि अरे यार फिर वही सीन, या फिर आप सोच सकते हो कि नहीं पिछली बार ये सीन आया था तो मैंने ऐसे किया था, अब मैं नया क्या कर सकता हूँ। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। और मैं इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली इसलिए अगेन मैं मानता हूँ कि मैंने कभी भी कोई शो बहुत लंबे समय तक नहीं किया। मैं नॉर्मली सेटअप करके या 3-4 महीने में जब मुझे लगता है कि अब मुझे अपने क्रिएटिविटी पे कंप्रोमाइज़ करने की आदत की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं राम राम करके निकल जाता हूँ। क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसा, जैसे आपने कहा टेलीविज़न में बहुत कुछ नया सीखने मिलता है। इंडस्ट्री के काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार एक समय पे टेलीविज़न करते थे, आज वो फिल्मों में है। अगर पुराने टाइम की मैं बात करूँ तो इरफान खान ने किया था, रेणुका साहनी है, ऐसे दिग्गज कलाकारों ने, आशुतोष राणा है, सुशांत सिंह राजपूत हैं, अंकिता लोखंडे है, स्मृति ईरानी है, रोनित रॉय है। रोनित रॉय के साथ तो आपने एक शो भी बनाया है। रवि किशन अभी वापस उभर रहे हैं, उन्होंने भी टेलीविज़न में दोबारा मेरे साथ किया था काम, शुरुआत की थी। तो काफ़ी सारे बड़े कलाकारों ने टेलीविज़न से ही अपनी शुरुआत की थी, अब वो फिल्मों में। क्रिएटिव फील्ड में किसी को भी सिर्फ इसलिए कि अच्छा ये इस मीडियम में काम कर रहा है, हो सकता है कि एक छोटे से गुजराती शो का या मराठी शो का भी कोई एक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। आपको परखने वाली आंखें चाहिए। हो सकता है कि आपको दिख जाए कि अच्छा ये डायरेक्टर भले आज 50,000 पर डे का शो कर रहा है, पर एपिसोड का शो कर रहा है, लेकिन इसमें है, तो वो परखने वाले लोग चाहिए जो पहले ज़माने में ज़्यादा हुआ करते थे। आप जितने भी रैग टू रिचेज कहानियाँ सुने, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स के कॉन्फिडेंस के कारण कितने डायरेक्टर कितने एक्टर बने हैं आज जिस मकाम पे हैं। वो कॉन्फिडेंस, एग्जांपल शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान बड़ा एग्जांपल, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, ये सब आए, किसी प्रोड्यूसर को उन पर ट्रस्ट था कि अच्छा नहीं इस लड़के में दम है। अगर आप जुबली देखें तो उस ज़माने में जैसे स्टूडियो सिस्टम में होता था, प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते थे कि अच्छा ये डायरेक्टर में दम है या इस एक्टर में दम है, इसको हीरो बना दो। तो वो जो एक ज़माना था वो ट्रस्ट करने वाला, तो रियल टैलेंट बाहर आता था। 2-4 अगर फेल होते थे तो 2-4 सक्सेसफुल भी होते थे। अब वो बहुत कम हो गया है। अब बहुत सारी दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं ये डिसाइड करने के पीछे कि अच्छा डायरेक्टर कौन होगा या मेन एक्टर कौन होगा। वो टैलेंट जो है अगर सिर्फ और सिर्फ उस पर किया जाए तो आज भी मुझे लगता है कि हम अब कह रहे हैं कि डिक्लाइन आ रहा है फिल्म मेकिंग में, चीज़ें उस स्तर की नहीं बन रही हैं जैसे पहले बनती थी। तो वो ग्लोरी हम वापस अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे कि हम सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को देखें और बाकी कुछ नहीं। सर, फिल्म इंडस्ट्री बुरे दौर से क्यों गुजर रही है? एक सवाल लोग अक्सर इन कुछ सालों में, अगर मैं कोविड के बाद अगर बात करूं तो फिल्म इंडस्ट्री का एक बुरा दौर चल रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसी फिल्में हैं एक साल के अंदर बनती है जो 200, 300, 500 करोड़ के क्लब में पहुंचती है। बाकी सब भले ही फिल्म का बजट ज़्यादा है या स्टारकास्ट बड़ी है, बट फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। लोग ये भी कहते हैं कि आजकल फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या राइटर्स उस लेवल का काम नहीं कर रहे या उस लेवल का नहीं लिख रहे जो पहले लिखा जाता है। आपका इस बारे में क्या राय है? जो आजकल आप फिल्म का सिनेरियो देख रहे हैं हमारे आसपास, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, एक एवरेज 800 फिल्में बनती है, बट कुछ ही क्यों चल रही है सर? देखिए, अब क्या है, जो कोविड और उसके आसपास का जो सिनेरियो है, जब से इंटरनेट आया है, ऑडियंस के पास चॉइसेस जो हैं वो बहुत हो गई हैं। अब ऑडियंस ने इंटरनेशनल सिनेमा देखा है। पहले क्या था कि जो उनके पास हम पहुंचा पाते थे, कुछ हॉलीवुड की फिल्में रिलीज होती थी, कुछ हिंदी फिल्में या दक्षिण की फिल्में जो डब होके आती थी, वही उनके पास अवेलेबल था। लेकिन अब उनके पास कोरिया का सिनेमा अवेलेबल है, उनके पास ईरान का सिनेमा अवेलेबल है, वो फ्रेंच फिल्म है, इटालियन फिल्म है, सारी दुनिया की, सिर्फ हॉलीवुड और भारतीय फिल्मों पे वो नहीं है। तो अब उन्होंने देखा है कि अच्छा कहानियाँ ऐसी भी होती हैं। पैरासाइट को ऑस्कर मिला, जो बिल्कुल एक डिफरेंट जॉनर है, एक बिल्कुल ही अलग कहानी है, कोरियन फिल्म है। तो अब लोगों ने देखा है कि अच्छा ऐसे भी कहानी बन सकती है, ऐसी भी फिल्म बन सकती है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। उसमें मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के कुछ सेलिब्रिटी फिल्म मेकर्स ने इंटरनेशनल सिनेमा से 2 चीज़ें सीखी, न्यूडिटी और गोर, वायलेंस, लेकिन रियल स्टोरी टेलिंग नहीं बढ़ाई आगे। रियल स्टोरी टेलिंग छुप गई। उनको लगा कि अच्छा हम अगर गोर वायलेंस ज़्यादा दिखा देंगे या न्यूडिटी या फिल्दी लैंग्वेज यूज करेंगे तो हम इंटरनेशनल लेवल का हो जाएंगे, ऑडियंस को खींच लेंगे। तो मुझे लगता है कि हम वहाँ गलत ट्रैक पे गए। हमको सीखना क्या है कि हमको स्टोरी टेलिंग सीखना। अच्छा, पैरासाइट उन्होंने बनाई, इतने कमाल की, क्या अद्भुत कहानी थी, अलग सी कहानी थी। मैं आज भी मतलब वो फिल्म या जोकर, जो जोकिन फिनिक्स की फिल्म थी, वो फिल्में इतनी पावरफुल हैं कि मतलब मुझे डिस्टर्ब करती हैं मैं अगर देखता हूँ।
तो वो हमको ये सीखना चाहिए कि हम कैसे करेक्टराइजेशन का लेवल इतना उठा सकें, हम कैसे स्क्रीन प्ले का लेवल इतना उठा सकें, हम कैसे रियलिटी या जो भी है, फैंटेसी भी है, उसका लेवल हम इतना ऊंचा कर सकें कि लोग बोलें वाह ये फिल्म है जो हमने देखी है। वो जो एक तृप्ति होती है एक फिल्म को देखकर, वो मैं थिएटर में आज देखता हूँ तो अगर 10 मैं प्ले देखता हूँ, मैं आज भी देखता हूँ प्ले, मुझे जब भी मौका मिलता है तो 3 या 4 प्ले ऐसे देखता हूँ जिनको देखने के बाद मुझे लगता है कि यस अब कुछ बोलना नहीं है। देखिए बहुत एक पुरानी कहावत है कि अच्छी फिल्म वो नहीं है जिसको देखने के बाद लोग तालियां बजाएं, अच्छी फिल्म वो है जिसको देखने के बाद लोग मौन हो जाएं, जिसके बाद मुंह से शब्द न निकले। तो वो जो सिनेमा है, वो जो लेवल है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और हमको अब सिनेमा को उस लेवल तक लेके जाना है, कंटिन्यू हमको अफोर्ड करना है पूरी इंडस्ट्री को मिलके कि हम कैसे ऐसा सिनेमा बनाएं जिसको देखने के बाद लोग मौन हो जाएं कि यार हमने आज कुछ देखा। रिसेंट अगर मैं बात करूँ सर, वो कौन सी ऐसी फिल्म थी बॉलीवुड की, अगर मैं स्पेशली बात करूँ, जो आपने कहा ना कि लोग अच्छी फिल्म देखने के बाद सिर्फ तालियां ना बजाय मौन हो जाए, वो कौन सी ऐसी फिल्म थी इन कुछ सालों में जो आपने देखी और आप मौन हो गए सर? कि मैंने जो पिछले सालों में मुन्ना भाई सीरीज बहुत कमाल की फिल्म थी। एक अमृत सागर ने एक फिल्म बनाई थी 1971, वो बहुत वाइडली रिलीज नहीं हुई थी लेकिन उसको नेशनल अवार्ड मिला था, वो भी बहुत कमाल की फिल्म है। पेज 3 जो मधुर भंडारकर थी, वो पेज 3 भी एक बहुत ही अपने जोनर में, किसी भी जोनर में बहुत ही कमाल की फिल्म है। तो मैं ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, दक्षिण में अभी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जो अभी मैंने 1-2 फिल्में देखी नहीं हैं, जैसे फैमिली एक आई है अपना टूरिस्ट फैमिली, या थुडरम, मोहनलाल सर मैंने काम भी किया उनके साथ। तो ये फिल्में जो हैं अब दोनों तरह के का बैलेंस है, एक तरफ कॉमर्शियल सिनेमा बन रहा है, दूसरी तरफ ऐसी फिल्में भी बन रही हैं। लेकिन जब ये दोनों का तालमेल होगा, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में हुआ करती थी, मतलब मेरा पर्सनल चॉइस ही है, हर आदमी की अलग अलग चॉइस हो सकती है, कि जो आर्ट और कॉमर्स दोनों का एक कमाल का मिश्रण था। राज कपूर साहब जो फिल्में बनाते थे वो कॉमर्स भी था और आर्ट भी था। तो मेरा, अगर आप मेरे बायोडाटा का लास्ट लाइन देखेंगे तो आई वांट टू मेक ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन स्टोरीज दैट कैन चार्म क्लासेज एंड मासेज अलाइक। तो मुझे हमेशा, मैं फिल्म क्यों बनाता हूँ, मैं ऑडियंस के लिए फिल्म बनाता हूँ। तो फिल्म क्लासिक भी हो लेकिन वो ऐसी हो कि ऑडियंस तक पहुँचे और ऑडियंस उसको देखे। मैंने अभी हाल फिलहाल में नायक देखी, रिलीज हुई थी सत्यजीत रे साहब की, क्या अद्भुत फिल्म थी। मतलब 8-10 लोगों को, दोस्तों को मैंने फ़ोन किया कि अरे फिल्म लगी है, थिएटर में लगी है, हम लोग ऐसे तो टीवी पे देख सकते हैं लेकिन ये मौका है देखने का। तो 6-7 आए भी, हमारे फिल्म वाले ही डायरेक्टर थे, एक्टर्स थे, और फिल्म देखने के बाद सबने मुझे इतनी बार धन्यवाद बोला कि अरे तुमने फोर्स कर करके मुझे बुलाया, नहीं तो हम इतने एक महान फिल्म देखने से चूक जाते। वो आर्ट फिल्म है, लोग कहते हैं आर्ट फिल्म है, लेकिन आप फिल्म एक बार देखना शुरू करें तो आप एंड तक छोड़ नहीं सकते। वो फिल्म स्क्रीन प्ले में मास्टर क्लास है, वो फिल्म डायरेक्शन का मास्टर क्लास है, वो फिल्म एक्टिंग का मास्टर क्लास है, वो फिल्म साउंड डिजाइनिंग का मास्टर क्लास है, वो फिल्म सिनेमेटोग्राफी का मास्टर क्लास है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे खजाने हैं जो हमारे पीछे हैं, जो हमको वापस, मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉमर्स में भटक गए हैं, कि ऐसा लगता है कि फिल्म एक प्रपोजल हो गया है कि हम बना लें और कैसे पैसा वापस आए। लोग ये कहते हैं कि आजकल फिल्में नहीं बन रही, प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं हमेशा से इस बात में, मेरा मानना ये रहा है कि हिट फिल्म बनाना दुनिया में किसी को फार्मूला मालूम नहीं है। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्में भी फ्लॉप होती हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनकी भी फिल्में फ्लॉप होती हैं। हमारे यहाँ यशराज, करण जौहर जैसे बैनर हैं, उनकी भी फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो फिल्म हिट होने का फार्मूला दुनिया में किसी को नहीं मालूम है, लेकिन फिल्म अच्छी बनाने का फार्मूला मालूम है। तो हम अगर अच्छी फिल्म बनाने की बजाय हिट फिल्म बनाने की कोशिश करने लगते हैं, वहीं मुझे लगता है कि गड़बड़ होता है। हम एक अच्छी फिल्म बनाने पे कोशिश करें तो कम से कम फिल्म हिट हो या फ्लॉप ये कोई नहीं जानता, कम से कम फिल्म बनने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि यार लोगों ने फिल्म देखी, ये नहीं कहा कि यार क्या बना दिया। जो हमारे कंट्रोल में है हम उसको छोड़ के जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं, गड़बड़ यही होती है। अच्छा सर, अब एक सबसे बड़ा सवाल, जो क्या कहते हैं, जब भी कोई साउथ की फिल्म इंडिया में, आई मीन नॉर्थ इंडिया में रिलीज़ होती है, और स्पेशली जब उसका बातें मुंबई में होती है, ट्रेलर लॉन्च वगैरह होता है, तो एक सवाल हमेशा होता है जिसे क्या कहते हैं, लोग वेट ही करते हैं उस चीज़ का। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है तो एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो, लेकिन लोगों ने स्प्लिट कर दिया है बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्री। एंड अक्सर कंपैरिजन होता है, लोग सोशल मीडिया पे बातें करते हैं, जब भी कोई साउथ की फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है तो लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड वालों को साउथ से सीखना चाहिए, साउथर्न फिल्म इंडस्ट्री कितना क्रिएटिविटी से फिल्म बनाती है, उनके VFX देखिए, उनके एक्शन देखिए, उनके स्टार्स देखिए, बॉलीवुड को सीखना चाहिए।
बॉलीवुड की फिल्में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, अगर बॉक्स ऑफिस की बात करो, क्रिटिकली एक्लेम भी होती है। तो ये जो कंपैरिजन है, आपसे बेहतर कौन ही बताया, क्योंकि सबसे रीसेंट क्या कहते हैं बड़ी फिल्म अगर साउथ की आपने डायरेक्ट की है, तो आपको क्या सबसे पहले डिफरेंस आपको क्या लगा बॉलीवुड में और साउथ में? ये जो कंपैरिजन की बातें हो रही हैं आजकल, पहले तो नहीं हुआ करती, आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है सर। देखिए, मैं इसके लिए शायद इस सवाल का उत्तर देने के लिए मैं राइट पर्सन क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बॉलीवुड में कोई फिल्म अभी तक बनाई नहीं है। मैंने बॉलीवुड में मेरा एक्सपीरियंस अगर कहेंगे तो इसी फिल्म में अक्षय जी और काजल अग्रवाल जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने बॉलीवुड में टेलीविज़न में ज़्यादा काम किया है और वहाँ फिल्मों में काम किया है। कम से कम अक्षय जी और काजल अग्रवाल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा इतना कमाल रहा, मैं बयान नहीं कर सकता। अक्षय जी इतना काम कर चुके हैं, आज इतनी फिल्में कर चुके हैं, लोग कहते हैं हर मतलब साल में उनकी 4 फिल्में आती हैं, मगर आज भी जो उनकी सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है अपने काम के लिए, वो बहुत कमाल की है। हम लोग जब आए थे शूटिंग के लिए तो एक दिन पहले आए वो, क्योंकि उनको शिव का किरदार निभाना है, वो लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट होगी ही, हम आम बोलचाल की भाषा नहीं बोल सकते। तो हमने दिन में एक बार रीडिंग की, रिहर्सल किया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि सर अगर आपको ज़रूरत हो तो दोबारा बुला सकते हैं आप मुझे, हम लोग दोबारा ये करेंगे। तो 10 बजे रात में, जबकि वो अर्ली सोने वाले लोग हैं, 10 बजे रात में उनका फ़ोन आया मेरे पास कि नहीं एक बार और हम लोग करते हैं, क्योंकि अगले दिन शूटिंग है। तो हमने वापस 2 घंटे बैठ कर रिहर्सल किया। तो ये दिखाता है कि ही इज कंसर्न, उनको अभी भी ये है कि मैं जो करूँ वो अच्छा करूँ। और आप देखेंगे तो जो ही उनका किरदार है उसमें उनका परफॉर्मेंस आपको ख़राब नहीं लगेगा। काजल जी ने भी, उन्होंने भी रीडिंग की, उन्होंने भी पूरी मेहनत की कैरेक्टर पे कि मैं जितना बेहतर कर सकूं वो करूं। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ ख़राब नहीं है यहाँ, मैंने इतने जिन लोगों के साथ किया, बल्कि बहुत ही अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत थोड़ा बहुत कुछ अचीव करने वाले लोगों को देखा है कि उनके कॉलर कैसे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने इतना अचीव करने के बाद, और सिर्फ यही नहीं, जो बाकी भी सुपरस्टार्स के साथ मैंने काम किया, चाहे वो प्रभास जी हों या मोहनलाल सर हों या मोहन बाबू सर हों या शरद जी हों, मधु जी हों, मुकेश ऋषि जी हों, ब्रह्मानंदम जी हों, देवराज जी हों, सब अपने काम के लिए आज भी इतने सिंसियर हैं। ब्रह्मानंदम जी आए तो मुझे बताया गया है कि 4 घंटे से ज़्यादा वो टाइम नहीं देते, अब उनको काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम बुलाया है तो ठीक है, वो आ गए हैं, लेकिन वो 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन जब काम करना शुरू किया उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे 4 घंटे हो गए मुझे जाना है। जब तक काम फिनिश नहीं हुआ वो नहीं जाएंगे, उन्होंने पूरा काम किया, जितने भी टेक लेने हो, जितना भी कुछ करना हो उन्हें दिया। तो हर आदमी, मुझे जो सबसे बड़ी बात वहाँ सीखने को मिली कि इतना कुछ अचीव करने के बाद, हम लोग थोड़ा अचीव करने के बाद हमारे कॉलर खड़े हो जाते हैं, हमारे तेवर बदल जाते हैं, लेकिन वो लोग जिनको अब कुछ भी साबित करने को नहीं बचा है, मोहन बाबू सर 600 फिल्में कर चुके हैं, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, पद्मश्री मिल चुका है, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, शरद जी इतने बड़े लीडर हैं, कुछ भी अचीव करने को नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम के लिए इतने सजग हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने डेडिकेटेड हैं कि मैं क्या बताऊं मैं। एंड सर, अब बात करते हैं आपके फिल्म कनप्पा के ऊपर। ऑडियंस आई थिंक ये वीडियो में उसी का वेट करी कि मैं कब कनप्पा की बात करूं। कनप्पा फिल्म आपको कैसे मिली सर? क्योंकि ये आपका डेब्यू है एज अ फुल फ्लेज फिल्म डायरेक्टर का। शॉर्ट फिल्म्स तो आपने काफ़ी पहले बनाई है, फुल फ्लेज एक डायरेक्टर का नाम इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ, साउथ इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, जब वो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लोग देखते हैं 8-10 कैरेक्टर्स हैं, एंड नीचे डायरेक्टेड बाय मुकेश कुमार सिंह, तो ये फिल्म कैसे मिली सर? और कैसा लगा आपको सुन के? आपको कैसा लगा कि यार क्या वो मैं दिस इज़ माई टाइम, मेरा मौका आ चुका है? ये सब भगवान शिव की लीला है। बस मैं अगर याद करता हूँ तो शायद 2015 में ही विष्णु जी और मोहन बाबू सर ने कनप्पा की प्लानिंग की थी, और 2015 1 जनवरी को मैं श्रीकालहस्ती मंदिर, जहाँ की ये कहानी है, मैं उस मंदिर में गया था पहली तारीख को ही। तो मुझे लगता है कि शायद उसी समय भगवान ने चुन लिया कि यही आदमी मेरी फिल्म बनाएगा। नहीं तो कहाँ वो और कहाँ, मतलब यहाँ, मतलब कोई तालमेल ही नहीं है। आप इसको एक चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। ये विष्णु जी इस फिल्म के लिए उन्होंने बताया भी कि मतलब उनका पिछला कुछ फिल्में अच्छी नहीं चली थी, तो बहुत बड़े डायरेक्टर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा है इस फिल्म के लिए वो हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर सोच रहे थे जो कैनवस ये बनाना चाहते थे। उन्होंने 1-2 डायरेक्टर से बात भी की, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन में मोहन बाबू सर, अपना होम थिएटर है उनके पास, तो वो बड़े स्क्रीन पे, हमने नहीं देखी महाभारत कभी बड़े स्क्रीन पे, लेकिन उन्होंने बड़े स्क्रीन पे वो महाभारत बैठ के देख रहे थे। और दक्षिण में जो महाभारत की जो पॉपुलरिटी है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। उत्तर भारत में उसका 10% भी नहीं है।
वहाँ हर आदमी लगभग बड़े से छोटे तक ने सबने महाभारत देखी है, और सबके मन में जो सम्मान है महाभारत के लिए वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना सम्मान है और कितना रिस्पेक्ट करते हैं उस शो को। तो मोहन बाबू सर ने वो देखा, वो फिल्म और सीरीज, और उसके बाद उन्होंने पता करना शुरू किया कि अच्छा कौन है डायरेक्टर इसका। तो पहले मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ, ओम प्रकाश जैन, उनका फ़ोन आया सबसे पहले। बोले कि अच्छा दक्षिण के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो एक बनाना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि महाभारत किसने किया है डायरेक्ट। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि मैं आई वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ज़्यादातर मैंने डायरेक्ट किए हैं, लेकिन मेरे अलावा कम से कम 2 डायरेक्टर और हैं जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, लोकनाथ पांडे और कमल मोंगा। तो मैंने उनका भी नंबर उनको दिया कि आप पता कर लो, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आप बात कर लो। तो फिर 15 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। फिर 15 दिन के बाद एक डायरेक्टर हैं ईश्वर रेड्डी, वो मोहन बाबू सर के साथ काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी फिल्में तेलुगु में डायरेक्ट की हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया, फिर उनसे भी बात हुई, फिर वापस बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। फिर एक दिन महाभारत में हमारे धृतराष्ट्र जो बने हैं अनूप सिंह ठाकुर, उन्होंने विष्णु मंचू के साथ एक फिल्म की थी, आचार्य अमेरिका, चलो अमेरिका के नाम से, वो यूट्यूब पे है अवेलेबल। मैंने लॉकडाउन में वो फिल्म देखी थी, कॉमेडी फिल्म है, कमाल की फिल्म है। मैंने अनूप के कारण फिल्म देखी थी, लेकिन उसका फ़ोन आया, उसने बोला कि ऐसा ऐसे ये फिल्म बना रहे हैं और विष्णु आपसे बात करना चाहते हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये सीक्वेंस किसने डायरेक्ट किए थे, कौन मेजर पार्ट था। तो अनूप चूँकि पार्ट था फिल्म का, तो उसने सीरीज़ का, तो उसने बताया उनको। तो उसने फ़ोन रखा और विष्णु जी का फ़ोन आया मेरे पास। तो 5-7 मिनट हमारी बात हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आप आ सकते हैं क्या हैदराबाद। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद ही मैं हैदराबाद गया। 3-4 घंटे हमारी बात हुई, तब मुझे पता चला कि सब्जेक्ट क्या है, ये कौन सा ये है, वो क्या बनाना चाहते हैं। इस समय तक मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे पता था कि हाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हमारी 4-5 घंटे बातचीत हुई, और मैं बातचीत करके, उस समय मोहन बाबू सर नहीं थे वहाँ, वो आउट ऑफ इंडिया थे कहीं। फिर 15-20 दिन तक कोई बात नहीं हुई। फिर 1 महीने बाद लगभग शायद जब मोहन बाबू आए तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मुझे जाना था ऑफिस, लेकिन ड्राइवर गलती से उनके घर पे लेके गया। तो वहीं पे बैठे, ब्रेकफास्ट किया हमने साथ में। फिर वो नीचे अपने बेसमेंट में ले गए। वहाँ हमने आधे घंटे 45 मिनट उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे कैरेक्टर के बारे में। इतने सीनियर हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, 60-70 फिल्में बना चुके हैं, एक्टिंग 600 फिल्मों में कर चुके हैं। तो बहुत वेरियस टॉपिक्स पे, कैरेक्टराइजेशन के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, बताया। और आधे घंटे की बातचीत के बाद ही उन्होंने फ़ोन उठाया और विष्णु जी को फ़ोन किया और बोला कि ही इज़ द पर्सन, ही इज़ गोइंग टू डायरेक्ट आवर मूवी नाउ, नथिंग, नो क्वेश्चन, नथिंग। शौक तो बड़ा लगा हो, 1 मिनट आप सन तो हो गए होंगे। नहीं, मतलब ये ठीक है कि इतना कॉन्फिडेंस एक आदमी आपसे आधा घंटा 1 घंटा मिलने के बाद दिखा रहा है, तो ये तो वाकई मेरे लिए मतलब ऑनर की बात है। और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा इस विश्वास के लिए, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब मुझे फिल्म मिली तो बहुत सारे लोगों ने उनको फ़ोन किया कि अरे कहाँ, उसको हमारा कल्चर नहीं पता है, स्टोरी नहीं पता है, भाषा नहीं पता है, क्यों आपने मतलब ऐसा डायरेक्टर बुलाया, हमारे यहाँ डायरेक्टर नहीं है। और वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं कन्नड़ा के, जिन्होंने उनको ऐसा कहा। लेकिन जब फिल्म बनी तो वही आए थे, बजरंगी भाईजान के भी वो प्रोड्यूसर थे। अच्छा। वही आए, और जब फिल्म उन्होंने पहली बार देखी टेलीविज़न पे, फर्स्ट कट, वेरी रॉ फॉर्मेट, फिल्म देने के बाद 10 मिनट तक कुछ नहीं बोले। और वो फिल्म देखने के बाद वो बाहर आए। अब मोहन बाबू सर पहली बार कोई बड़ा प्रोड्यूसर देख रहा था फिल्म, तो उनको भी था कि क्या रिएक्शन आएगा। उन्होंने आया और उनको सीने से लगा लिया, बोला अब मैं समझता हूँ कि आपने क्यों उस डायरेक्टर को बुलाया। सो जो पूछ रहे थे कि क्यों बुलाया, उन्होंने ही उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि यस, योर चॉइस वाज राइट। सो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, कि जो लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ आऊँ, वो भी अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं कि एक तो उनका हृदय शुद्ध था, ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई मलाइस था कि अच्छा वो क्यों वहाँ से आ रहा है। उनका जो कंसर्न था वो जेन्यून था। और जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उन्होंने खुद, जब मुझे पहली बार मिले बेंगलोर में, तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया, बोला आई वाज रॉन्ग, मोहन बाबू सर वाज राइट। आपकी मेहनत सफल हो गई उस टाइम पे। जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि लोग ताली नहीं बजाए, मौन हो जाए, और वो मौन हो गए। अच्छा, जब आपने वो स्टार कास्ट सुनी, जैसे हर डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि कौन, मैं किसके साथ काम करने जा रहा हूँ, तो जैसे आपने कहा मोहन बाबू सर ने अगर नाम लिया होगा कि इसमें प्रभास भी है, इसमें मोहनलाल भी है, इसमें अक्षय कुमार भी है, इसमें विष्णु मंचू भी है, इसमें ब्रह्मानंदम है, इसमें मुकेश ऋषि है, तो उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था? बिगिनिंग में ऐसा नहीं था। अच्छा। बिगिनिंग में जब मैं गया तो एक स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट पे हमने साथ में काम करना शुरू किया। बाद में अगर अलग अलग राइटर्स आए। कास्टिंग में ये था कि हम लोग अप्रोच करेंगे, हम लोग प्रभास जी को अप्रोच करेंगे, हम लोग रजनीकांत जी को भी अप्रोच करेंगे, हम लोग अलग अलग लोगों को अप्रोच करेंगे। उस समय तक फाइनल कुछ भी नहीं था।
वो धीरे धीरे होता गया। तो जब भी कोई फाइनल होता था विष्णु जी का कॉल आता था मेरे पास, अरे मोहनलाल सर ने एग्री कर लिया है, वो कर रहे हैं फिल्म। अच्छा, प्रभास गारू ने, उन्होंने भी एग्री कर लिया है, ही इज़ डूइंग द फिल्म। अक्षय जी, हम लोग बिगनिंग में ही चर्चा हुई कि हम लोग शिव के लिए वो चाहते थे कि अक्षय जी आए, लेकिन समहाउ हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे या कोई भी था। जब शूटिंग थी उसके मुश्किल से 1 महीने पहले अक्षय जी का ये हुआ। पूरी शूटिंग हो चुकी है, शिव पार्वती कौन है हमको नहीं अच्छा, पता, नहीं पता नहीं है। तो वो शूटिंग शिव पार्वती का सीक्वेंस शूट होने से 1 महीने पहले फाइनल हुआ कि अच्छा अक्षय जी और काजल जी ये कर रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे र्यूमर्स थे कि काजल जी नयनतारा काजल करेंगी, अक्षय अपना शिव जी भी, बहुत सारे हमने दक्षिण के भी एक्टर्स और बहुत सारे एक्टर्स की बात चली थी, लेकिन फाइनली ये हुआ। तो ये धीरे धीरे रिवील होता गया कि अच्छा अब कौन करेगा, अब कौन करेगा, अब कौन करेगा। बिगनिंग में ऐसा नहीं था। जो पहले बड़े एक्टर थे, मैं जिनको नरेशन करने गया था, वो शरद कुमार जी थे। शरद कुमार जी तमिल के बहुत लेजेंडरी एक्टर हैं, उनकी अपनी पार्टी थी जिसके प्रेसिडेंट थे, तो वो बहुत और जब मैं उनको कहानी सुनाने चेन्नई गया तो पहले ही सेंटेंस उन्होंने बोला कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, तो आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं। और आप जेन्युइनिटी देखिए उनका कि वो 10 मिनट लेट आए थे, हमारा जहाँ मीटिंग था वो 10 से 15 मिनट लेट आए थे, और कम से कम 5 बार उन्होंने सॉरी बोला होगा कि सॉरी आई एम 5 मिनट, आई एम 10 मिनट लेट, सॉरी आई एम 10 मिनट लेट। तो आप देखिए कि वो उनको क्या अचीव करने को बचा है, लेकिन फिर भी जो उनकी विनम्रता है और जो पहली मीटिंग में उन्होंने जितना कंफर्टेबल उन्होंने किया, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो इतने जेन्युइन लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, आज भी मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ और वो उतना ही प्यार करते हैं वो। एंड सर, इसी दौरान की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि लोग बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं हमारे, सो कॉल्ड बड़े एक्टर्स हैं जिसको हम ए लिस्टर्स कहते हैं, सुपरस्टार्स कहते हैं, वो जब आते हैं सेट के ऊपर, बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में जिनको पंक्चुअलिटी के लिए माना जाता है। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। डायरेक्टर के साथ कभी कभार उनकी नहीं जमती, सेट पे उनका अलग एक माहौल रहता है, वो आते तो उनके साथ 20 लोगों का स्टाफ आता है। साउथ में मैंने अब तक ये चीज़ नहीं सुनी है। साउथ में हमेशा मैंने जितने भी मेकर से मैं मिला हूँ या लोगों की बातें सुनी, इंटरव्यूज़ देखे, मैंने हमेशा यही सुना है कि वहाँ के लोग पंक्चुअल बहुत होते हैं। वो सेट पे किसी का वक्त 1 मिनट भी लेट नहीं करना चाहते कि उनकी वजह से कि शूटिंग डिले हो। क्या ये बात सही है कि वहाँ पे जिन लोगों के साथ आपने काम किया और जो हमने वो चीज़ें सुनी है साउथ इंडस्ट्री के बारे में, लोग बहुत ही पंक्चुअल होते, बहुत ही डाउन टू अर्थ होते। पहली बात तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, एंड जैसा डायरेक्टर कहता है, जैसा मेकर्स कहता है, वो वैसे ही करते। अपना कुछ क्रिएटिव अगर उनको करना तो बता देते हैं, नहीं तो वो कुछ नहीं करते। क्या ये बात सही है? ऑलमोस्ट 99% सही है। क्रिएटिव इनपुट तो एक्टर का अधिकार है। मैं एज ए डायरेक्टर, मैं अपने आप को कभी फोर्स नहीं करता एक्टर पे। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर है मैं ब्रीफ कर दूँ कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, एक सीड है जो मैं प्लांट कर दूँ, और बाकी एक्टर खुद उसको कैरी करे, और तभी अच्छा परफॉर्मेंस उभर के आ सकता है। ये मेरा अपना है, हर डायरेक्टर का अपना अपना ये होता है। मैं आपको, जब मोहनलाल सर के साथ मैंने काम किया तो ही इज ए लीजेंड, मतलब एक्टिंग के गॉड हैं वो। केरला के तो क्या कहते हो, भगवान, पूरी दुनिया के बेस्ट एक्टर्स में से माने जाते हैं। तो मैं लिटरली शिवर कर रहा था कि मैं उनको कैरेक्टराइजेशन कैसे समझाने जाऊं, क्योंकि यहाँ कई बार होता है कि अच्छा तुम मुझे सिखाओगे कि एक्टिंग क्या होती है, ऐसा एक दिमाग में कभी बैठा हुआ था। शायद कभी किसी एक्टर ने ऐसे बात किया होगा मेरे साथ टेलीविजन में या कुछ, तो मुझे लगा इतने बड़े एक्टर को मैं जाऊँ बताने, और वो अगर बोलेंगे कि अच्छा तुम मुझे एक्टिंग सिखाओगे कि क्या होता है। तो मैंने विष्णु जी से पूछा कि मैं कैरेक्टर ब्रीफ करने जाऊँ क्या उनको, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैं गया और मैं लिटरली मैं काँप रहा था उनको। मैं बोला सर कैन आई टेल यू अबाउट द, यस 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 टेल मी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन ऑन द प्लानट। मतलब इतने सिंपल हैं कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते वो उससे ज़्यादा सिंपल हैं, उससे ज़्यादा सहज हैं, उससे ज़्यादा बेहतर इंसान है वो। यस यस टेल मी। मैंने 2-4-5 मिनट जो भी था मैंने उनको बताया। वो सेट पे आए, हम लोग जिस जगह पे शूट कर रहे थे बहुत डिफ़िकल्ट लोकेशन थी, 2 डिग्री टेम्परेचर होगा, उसमें हवा बह रही थी, अचानक बादल छा जाते थे, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन था। वहाँ कुर्सी तक लाना बहुत मुश्किल था, मतलब इतनी जगह थी, ऐसी जगह थी वहाँ। वो खड़े हैं, मैं चेयर लेके दौड़ा उनके, नो आई एम ओके। आपने कपड़े देखे होंगे उनके, उस कपड़े में सिंपली खड़े हैं, सिर्फ अपने काम पे फोकस है। और जब काम करते समय ऐसा लगता है कि जैसे कितना सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पे देखेंगे उसका रिजल्ट, तो वो इतना पावरफुल है, वो इतना मेस्मराइजिंग है कि मतलब मैं बता नहीं सकता। और वही नहीं, सारे एक्टर 7 बजे की शिफ्ट में, शरद जी, मोहन बाबू सर खुद, अगर 7 बजे की शिफ्ट है तो 6:45 में आएंगे, कभी 7:05 पे नहीं आएंगे।
अक्षय जी उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम पे वो पहुंच जाएंगे। कभी मैंने लेट होते मैंने कभी किसी को देखा नहीं। किसी की गाड़ी ख़राब हो गई हो या ऐसा हो गया हो तब लेट हुआ हो तो हुआ हो, नहीं तो हमारे यहाँ सारे सुपरस्टार थे, सब के सब। मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी ने कोई भी ट्रबल किया हो सेट पे या कभी किसी के कारण हमको वेट करना पड़ा। प्रभास के साथ एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने उनको पहली बार देखा, पहली बार जब वो आया आपने नरेट किया उनको, प्रभास सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? सी पहली बार मैं गया मिलने, एक दिन शूटिंग के 1 या 2 दिन पहले मिलने उनसे, तो एक जनरल ऐसे औपचारिकता वाली मीटिंग हुई। वो बहुत कम बोलते हैं, उनका कम से कम मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, बाकी किसी के साथ अपना होते हों, क्योंकि हमारा बहुत ब्रीफ थोड़े दिन के लिए थे वो और थोड़े समय के लिए थे। जब नेक्स्ट डे शूटिंग पे आए तो उनका पहला शॉट था, आपने जो देखा होगा टीजर में आईज वाला शॉट, तो वो पहला शॉट दिया तो वो ही वॉज लुकिंग फेरोसियस, रुद्र कैरेक्टर के हिसाब से। मैंने बोला नहीं सर, ये जो कैरेक्टर है ही शुड बी लाइक अ फादर। अच्छा, वो यहाँ पे एक फादर की तरह आया है, एक गुरु की तरह आया है, हाँ एक समझाने आया है। इन वन इंस्टेंट ही चेंज हिज बिहेवियर। और आप देखो कि कितने कम समय में उन्होंने ग्रास्प करके और कितना कमाल का काम किया है। जो उनका 15-20 मिनट का जो भी किरदार है वो आप देखो कितना पावरफुल है और कितना मैजेस्टिक, वो जो एक गॉडली अपीयरेंस चाहिए वो है उनमें। और निजी जीवन में भी वो भी उतने ही सहज, उतने ही सरल आदमी है। वो अपना शॉट देके आपके सामने बैठ जाएंगे कुर्सी लगा के, ठीक सामने, ऐसा नहीं कि कहीं मैंने कहीं वैनिटी वैन में किसी को जाते नहीं देखा। न्यूजीलैंड में तो था भी नहीं वैनिटी वैन, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन पे हम लोग शूट कर रहे थे, टेंट में ही सब बैठे हुए हैं, वहीं खुश हैं, वहीं पे डांस कर रहे हैं, बारिश हो रही है, मज़े कर रहे हैं। कभी मैंने किसी को कंप्लेन करते नहीं सुना। और यहाँ भी प्रभास जी शॉट हुआ, जाके सामने बैठ गए, देख रहे हैं आपका शॉट रेडी हो गया, तो कई बार तो बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने देख लिया कि शॉट रेडी हो गया, आपने लुक दिया, वो खुद ही आके खड़े हो गए, शॉट दिया, फिर जाके बैठ गए। उनका भी जो टाइम था, मैंने कभी नहीं सुना कि मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ, जब तक आपका काम खत्म नहीं हुआ वो नहीं जाएगा। यहाँ के तो एक्टर्स कहते हैं कि एक शॉट देते हैं एंड फिर वो वैनिटी में चले जाते हैं, फिर एक शॉट दिया फिर उनको बुलाना पड़ता है, उनके क्या कहते हैं स्टाफ को कहना पड़ता है, स्टाफ मैनेजर को कहता है, मैनेजर एक्टर को कहता है, फिर वो आते हैं। तो वैसा कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा? कभी नहीं। मैं बोल रहा हूँ प्रभास जी वो कंटिन्यू सेट पे बैठे रहे, जितने दिन शूट किया हमने वो कंटिन्यू सेट पे बैठे रहे। कभी वॉशरूम अगर जाना हुआ तो बोल के गए कि मैं जा रहा हूँ और 2 मिनट में आए। और सेम अक्षय जी भी, मैं बॉलीवुड की भी बात कर रहा हूँ, पहले दिन तो हमने वो 8 घंटे शूट करते हैं, 8 घंटे हमने उनको सांस लेने का टाइम नहीं दिया, वो बिल्कुल वो धुआंधार शूटिंग करते रहे। सेकेंड डे शाम में 6 बजे मैं थोड़ा सूसू करके आ जाऊँ वॉशरूम से, मैं थोड़ा वॉशरूम करके आ जाऊँ, और वो गए और मतलब हमें आ गई कि हम जिस स्पीड से शूट कर रहे थे उनके साथ, और वो गए और लिटरली 2 मिनट में वापस आके खड़े हो गए, लिटरली 2 मिनट में। तो ये लग्जरी कि मैं बैठा हूँ, कोई असिस्टेंट आएगा, ये आएगा, मुझे बुलाएगा, कम से कम मैंने इस प्रोजेक्ट में तो किसी को नहीं देखा। मोहन बाबू जो खुद प्रोड्यूसर हैं, वो इतना डेडिकेशन एज ए प्रोड्यूसर, ही इज ए डिफरेंट पर्सन। वो आएंगे जॉली, जब ब्रह्मानंदम जी अगर साथ में हों तो दोनों का वो जो नोक झोंक चलती रहती है वो अपने आप में एक कॉमेडी फिल्म है। और वो इतना सीरियसली जोक करते हैं मोहन बाबू सर कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जोक कर रहे हैं कि सीरियस बोल रहे हैं। लेकिन जब वो एज एन एक्टर आए पहले दिन मेरे सामने, अपना टेंट उनका, एक असिस्टेंट और एक डायरेक्टर, उसके अलावा कोई उनको अप्रोच नहीं कर सकता, 100% फोकस्ड। आज भी सारा डायलॉग याद करके, वो असिस्टेंट सिर्फ रहेगा उनको डायलॉग याद करवाने के लिए, और कुछ भी कोई प्रोडक्शन कुछ भी कोई बात उनके साथ नहीं कर सकता। सेट पे आके एक न्यू कमर एक्टर की तरह, आप जो बोलो सर, आप जैसा बोलो आप करेंगे। और वो ऑरा आपको दिखता है जब वो खड़े होते हैं ना, आप दूर रह के भी आप फील कर सकते हैं। आपका जब इतना डेडिकेशन होता है, जब आपका इतना कंसंट्रेशन होता है कैरेक्टर पे, वो जो एनर्जी निकलती है ना, वो अलग होती है। सर इस वक्त अगर मैं देश की बात करूं, माहौल की बात करूं, लैंग्वेज को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं आजकल। आप एक नॉर्थ इंडियन, मतलब एक नॉर्थ इंडियन बॉलीवुड डायरेक्टर जो मुंबई से आए हैं, मुंबई का एक डायरेक्टर जिन्होंने सिर्फ टेलीविज़न में काम किया है, वो डायरेक्टर साउथ की एक बहुत बड़ी फिल्म बनाता है, 200 करोड़ रुपए के आसपास उसका बजट हो। आप हिंदी बोलने वाले, वहाँ सब उनकी लैंग्वेज बोलने वाले, कभी आपको ये डिफरेंस उन्होंने फील कराया या कभी ऐसा दिखाया कि आप तो वहाँ के हैं, हम तो यहाँ के हैं, जबकि हमारा पूरा भारत एक है, एवरी इंडियन इज़ माई ब्रदर एंड सिस्टर। बट आजकल कहते हैं ना, देश का माहौल थोड़ा सा अलग हो चुका है लैंग्वेजेस को लेकर। कभी आपको वैसा फील उन्होंने करवाया? कभी 1 सेकेंड के लिए भी नहीं। हमारी यूनिट में
तमिल बोलने वाले थे, तेलुगु बोलने वाले थे, मलयालम बोलने वाले थे, कन्नड़ बोलने वाले थे, हिंदी बोलने वाले थे, उड़िया बोलने वाले थे, इंग्लिश बोलने वाले थे, थाई बोलने वाले थे। ये ट्रू पैन इंटरनेशनल क्रू था हमारा। और कभी हर आदमी अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करता था, एक दूसरे से कम्युनिकेशन। सी भाषा का जन्म हुआ था जब सभ्यता का विकास हुआ था, तो भाषा का जन्म हुआ था एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए, विवाद करने के लिए भाषा का जन्म नहीं हुआ था। भाषा संवाद का माध्यम है, विवाद का माध्यम नहीं है। तो भाषा के नाम पे विवाद ये अल्टीरियर मोटिव के साथ ही हो सकता है, नहीं तो भाषा तो एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है। और मैं, आप जो कह रहे हैं ना उस पर, एक तो मुझे इस यूनिट में कभी ऐसा नहीं लगा, किसी ने भी ऐसा कभी फील करवाने की कोशिश नहीं की। हम लोग सब कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हो, लेकिन हम एक फिल्म बना रहे हैं। कभी मैंने किसी को भी दूसरी भाषा के लिए किसी को ऐसा नहीं सुना कि अच्छा अरे वो भाषा वो क्यों बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं मैंने महसूस किया। दूसरा, ये जो भाषा की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि हम अंग्रेज़ों के आने से पहले तक भारत में भाषा विवाद का, भाषाएं शुरू से हैं, हजारों सालों से हैं, सारी भाषाएं प्राचीन हैं। हमारे यहाँ बिहार में मैथिली और भोजपुरी भी प्राचीन है, और बाकी दक्षिण की जो भाषाएं हैं, इतना समृद्ध लिटरेचर है उनका, इतना समृद्ध कला और संस्कृति है उनकी, सब प्राचीनतम भाषाएं हैं। तमिल तो संस्कृत के बराबर की प्राचीन भाषा है। जब शंकराचार्य 7वीं शताब्दी में पूरे भारत का भ्रमण करने निकले थे, उस समय कभी आपने सुना है कि उनके साथ कभी कोई भाषा की समस्या आई थी? कभी किसी ने किया? इतने चीनी यात्री आके गए, अरेबिक यात्री यहाँ आके गए, कभी किसी ने अपने जर्नल में कभी लिखा है कि मुझे भाषा के कारण कोई समस्या हुई, या भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में कभी भाषा की कोई प्रॉब्लम हुई? हमारे यहाँ ट्रेड इतना ज़बरदस्त था, पूरे दुनिया से हमारा ट्रेड होता था। भारत इतना समृद्ध राज्य था मुग़लों के आने से पहले तक, या उस समय तक भी। कभी आपने किसी ट्रैवलर ने लिखा, कभी किसी ने कहा कि हमारे अलग अलग राज्यों में जाते समय मुझे भाषा की समस्या हुई? कभी नहीं हुई। ये जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू हुई, तब ये बीज हमारे अंदर डाले गए कि अच्छा वो भाषा अलग है, ये जाति अलग है, ये अलग है। उसके पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भी लोग हैं, जो भी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कि भाषा हमें जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, हमें तोड़ने का माध्यम नहीं होना चाहिए। ये सवाल सर मैंने इसीलिए पूछा आपसे, क्योंकि जब इंडिया के बाहर लोग देखते हैं तो वो हमारी फिल्मों को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है, हमारी पिक्चर है। बट वही लोग जब इंडिया में आते हैं, वो ये देखते हैं कि अच्छा यहाँ तो बॉलीवुड अलग है और साउथ अलग है। जाना हमको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जानना चाहिए। बट ये जो कहते हैं ना कि ये जो टर्म्स निकल चुके हैं, हिस्ट्री को माइथोलॉजी कहना, बॉलीवुड अलग, साउथ अलग, जबकि साउथ में भी 4 अलग अलग इंडस्ट्री के नाम हो चुके हैं, और सब सैंडलवुड है, टॉलीवुड है, बट सब एक है। ये तो वुड का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही गड़बड़ है। ये भारतीय सिनेमा पूरा एक है। जब RRR जाती है बाहर, जब राजा मौली साहब को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखती है, या नाटू नाटू को मिलता है ऑस्कर, तो ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। ये कोई एक बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता इतनी है। बाकी दुनिया के देशों में एक लैंग्वेज होती है, स्पेन में एक लैंग्वेज, कहीं कहीं 2 लैंग्वेज बोली जाती है। हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ तो कहते हैं कि हर 3 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। तो और हम सब साथ में रहते हैं। जो संस्कृति है हमारी एक ही है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति हमारी शुरू से, विष्णु पुराण से लेके महाभारत तक में कम से कम 50 बार लिखा गया होगा कि समुद्र से लेके हिमालय तक जो धरती है वो भारत भूमि कहलाती है। तो हमारी भूमि तो एक ही है। तो ये मुझे लगता है ये छोटी मानसिकता है इसको डिवाइड करना, कि ये अलग अलग है। ये पूरा एक है, एक था, और ये एक ही रहेगा। कोई कोशिश कितनी भी कर ले। देखिए हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो अगर 1% भी लोग नेगेटिव सोचते हैं तो आप सोचिए कि 1% बहुत ज़्यादा होता है, और आप रोक नहीं सकते। दुनिया में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। भगवान राम के समय में भी उनका विरोध करने वाले थे, कृष्ण के समय में भी उनका विरोध करने वाले थे। तो ये सोचना कि हर आदमी एक ही रास्ते पे चलेगा, हर आदमी यूनिज्म की बात करेगा, हर आदमी एकता की बात करेगा, सबको साथ लाने की बात करेगा, ये संभव नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो आपको तोड़ने की, अपने बीच से भी होंगे, बाहर के भी होंगे, अपने बीच के भी लोग होंगे। तो आपको ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है। हमको कैसे अपने आप को बचाना है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा देश, हमारा मान कैसे बचाना है। तो वैसे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि वो लोग मुखर होते हैं, जो नेगेटिव फोर्स वाले लोग मुखर ज़्यादा होते हैं, तो हम उनकी बात सुनते हैं, और शायद मीडिया भी उसको हाईलाइट करती है। अच्छी बात हम बोलेंगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन आज अगर मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात कर दूं तो पूरी दुनिया उसको लेके, वो यहाँ से लेके पूरी दुनिया तक पहुँच जाएगी। तो सर कनाप्पा के बाद जब आपका हैदराबाद में प्रीमियर हुआ,
तो वो देखने किसी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया, किसी एक्टर ने आपको अप्रोच किया कि सर मेरी भी फिल्म बना दो या हम आपके साथ काम करना? देखिए, एक दो ऑफर आए हैं मेरे पास फिल्मों के, लेकिन अभी बहुत वो प्राइमरी स्टेज पे। हाँ, लेकिन प्रेज बहुत मिला। जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स हमारे यहाँ भी थे और बाहर के भी लोग थे, और जिन लोगों ने भी फिल्म देखी, और सब ने बहुत, मैं कहूँगा कि मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सीनियर्स का थिएटर से लेके आज तक हमेशा ही बहुत प्रेम मिला है, उन सब का बहुत सम्मान मिला है, और मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। हमारी यूनिट में भी जितने भी सीनियर लोग थे, आज मोहन बाबू सर हो, इतना प्यार करते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ जो वो मुझे इतना मानते हैं, या शरद जी हों, या ब्रह्मानंदम जी हों, या मोहनलाल सर हों, जो भी सीनियर्स हैं हमारे प्रोजेक्ट में, सब मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं मतलब बता नहीं सकता कि मैं कितना आभारी हूँ। वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा किस्सा है सर आपका जो मुझे याद है। मैं जब आपसे पहली बार मिला था तब आपने एक आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया छोटी मानसिकता का सॉरी। किस्सा ये था कि आपने एक फिल्म डायरेक्ट की थी मिडिल ईस्ट में जाकर। लाइन प्रोड्यूसर थे आप उस फिल्म के, एंड उसमें पाकिस्तान के भी कलाकार थे, मिडिल ईस्ट के भी कलाकार थे, एंड इंडियन क्रू था जी। तकरीबन ये 20 साल पुरानी बात है। एंड जब आपने वो फिल्म लाइन प्रोड्यूसर थे आप, जो भी आपका काम वगैरह हुआ, एंड जब वो फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हुई तो उसमें किसी भी इंडियन क्रू का नाम नहीं था। ये बात तब सामने आई जब हमारे यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में जो अटैक हुआ, उन चीज़ों के बाद काफ़ी सारे एक्टर्स का, कंटेंट क्रिएटर्स का यूट्यूब बैन कर दिया गया इंडिया में, और ऐसे किस्से बहुत उभर के आए जो लोगों ने एक्सपीरियंस किए हो अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो क्या किस्सा था सर, एक अगर मैं शॉर्ट में जानना चाहूँ आपसे? 2005 में मुझे वहाँ से एक ऑफ़र आया एक फ़िल्म बनाने के लिए। डायरेक्टर की कुछ सर्टन क्राइटेरियाज थे जो मैं फुलफ़िल नहीं करता था, लेकिन प्रोड्यूसर मुझसे मिले, उनको अच्छा लगा बात करके। उन्होंने बोला कि आप लाइन प्रोड्यूसर बनोगे क्या? तो मैं बोला यस। मैं इंटरनेशनल फिल्म थी उस समय, 4 लैंग्वेज में प्लान था, तो मैंने कहा कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मैं करूँगा। तो खैर वो हम मूल मुद्दे पे आते हैं। वो फिल्म अरेबिक, उर्दू और पर्सियन 3 लैंग्वेज में एक साथ बन रही थी। अच्छा। तो पर्सियन के लिए ईरानी क्रू थे, डायरेक्टर डीओपी वो अलग थे, लेकिन अरेबिक और पर्सियन, उर्दू और पर्सियन, ये 2 पूरा इंडियन क्रू था। हमारे फारूक मसूदी साहब डायरेक्टर थे, और शाकिर खान जो ताल में एसोसिएट थे सुभाष घई जी के, वो एसोसिएट थे, बाद में उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। अरेबिक वर्जन में हमारा सबका नाम है, जो लगान के साथ रिलीज हुई थी, सेम डे रिलीज हुई थी थिएटर्स में। लेकिन जब उर्दू वर्जन आया वापसी नाम से, यूट्यूब पे है एमए फिल्म्स, अगर आप जाएंगे तो एमए फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे आपको वापसी और इकाब था अरेबिक में, और वापसी नाम थी उर्दू में। उसमें किसी भी इंडियन का नाम नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में आप, जिस समय हम अमन की आशा और भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें दी जा रही हैं, मैं उस समय की घटना बता रहा हूँ, 2006-2007 की, किसी भी इंडियन का नाम, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, हमारे जो डायरेक्टर थे फारूक मसूदी और शाकिर खान, वो मुस्लिम थे, लेकिन उनका भी नाम नहीं दिया गया। कि पाकिस्तानी फिल्म में एंड क्रेडिट्स में क्रू का नाम है, लेकिन मेन क्रेडिट्स में हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे यहाँ के सतीश अजय, उनका नाम नहीं है। हमारे डीओपी हरी नायर, उनका नाम नहीं है। हमारे डायरेक्टर्स, उनका नाम नहीं है। हमारा लाइन प्रोड्यूसर 50 डिग्री टेम्परेचर में जल के हमने काम किया, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म में आप नाम नहीं दे सकते, ये हमें बताया गया। सिर्फ एक गाना जाके पाकिस्तान में शूट किया, उस गाने में जो डीओपी थे, एक गाने में उनका नाम एज ए डीओपी आया, उस गाने में जो लोग थे उनका नाम दिया गया फिल्म में, पूरी फिल्म में हमारा नाम नहीं है। तो हम जो ये एक तरफा अमन की आशा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये, मुझे याद आता है कि जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। हम कंटिन्यू एक थप्पड़ मार रहा है, हम दूसरा गाल बढ़ा रहे हैं, फिर वो दूसरे पे भी थप्पड़ मार रहा है, फिर हम तीसरा गाल बढ़ा रहे हैं, फिर चौथे पे मार रहा है, फिर हम चौथा गाल बढ़ा रहे हैं। तो हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। सर इसी चीज़ को मैं एक आगे लेना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में हमारे दिलजीत दोसांझ एक मूवी कर रहे हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। जैसे आपने एक किस्सा बताया पाकिस्तान का, तो हानिया अमीर उसकी एक्ट्रेस है, एंड इंडिया में कह रहे हैं कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा फिल्म एसोसिएशन ने तो दिलजीत दोसांझ को बैन कर दो, ऐसे सब भी चीज़ें कही है। तो ये जो आपने किस्सा बताया, एंड अभी ही ये मुद्दा एकदम कहते हैं ना कि गर्मा गर्म है, तो क्या लगता है सर, ये जो चीज़ें हमारे यहाँ के एक्टर्स अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, एंड जो आपने किस्सा हमें बताया, उसको देख के क्या लगता है सर, क्या हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमारी फिलॉसफी, भारतीय संस्कृति कहती है कि कोई आदमी गलत करता है तो उसको आप एक मौका दो, सुधरने का मौका दो, आप उसके साथ जब तक संभव हो प्रेम का व्यवहार करो। लेकिन अगर कोई आदमी या कोई संस्था या कोई देश कंटिन्यू, जिसकी बुनियाद ही आपसे नफरत के बेस पे रखी गई है,
जो आज भी कभी भी आपके साथ जो उसको कितनी नफरत है आपके एग्जिस्टेंस से, उसको दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, उसके साथ मतलब आप कब तक प्रेम का रिश्ता निभा सकते हैं? आप कब तक एक तरफा अपना व्यवहार कर सकते हैं? जैसा मैंने बोला कि ये तो वही है कि आप एक गाल पे चांटा मार रहा है, फिर दूसरे पे मार रहा है, आप कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हो। ईसा मसीह ने भी कहा है कि उनसे किसी ने पूछा है कि भाई मैं अपने पड़ोसी अगर कोई गलती करे तो कितनी बार क्षमा करूं? तो उन्होंने बोला कि क्या 7 बार तक? तो उन्होंने बोला कि नहीं, 7 बार के 70 गुने तक। तो मेरे ख्याल से हम लोग 7 बार के 70 गुने भी क्रॉस कर चुके हैं। तो कंटिन्यू सिर्फ इस नाम पे कि ये नहीं, आर्ट का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। मैं भी गुलाम अली साहब को, मेहंदी हसन साहब को, सबको, नुसरत फतेह अली खान को, सबको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर मेरे देश की बात आएगी, अगर मेरी सभ्यता और संस्कृति की बात आएगी, तो मेरे लिए वो सर्वोपरि है। मैं एक हद तक मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि हम मित्रता का संबंध हो, अच्छा संबंध हो, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, भाई हैं उनसे। लेकिन अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अगर वो कंटिन्यू इस कोशिश में लगे हैं कि इनको कैसे पुट डाउन किया जाए, कैसे इनको बर्बाद किया जाए, नष्ट किया जाए, तो फिर रिश्ता रखना उनसे, किसी भी तरह का रिश्ता रखना, मतलब मेरी नज़र में सही नहीं है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है सबकी। तो सर, साउथ में तो आपने क्या कहते हैं, आपके नाम का लोहा मनवा दिया। अब बात अगर बॉलीवुड की तरफ अगर आप रुख करें, तो वो कौन से ऐसे एक्टर होंगे या कौन सी एक्ट्रेस होंगी ऐसी जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि मैंने वहाँ पे तो काम किया, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्शन हाउस या ये प्रोड्यूसर मुझे फ़ोन करे और कहें कि हम आपको एज ए डायरेक्टर लेना चाहिए, वो कौन है सर? अभी तक मैं पूरी तरह से कनप्पा में ये था। 2.5 साल मैंने इस प्रोजेक्ट में दिए हैं, और अभी 1 वीक हुआ है, अभी दूसरे वीक में पहुंची है। मैंने अभी बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में। मेरा अपना ये है कि मैं महाभारत बनाऊं। इसके बाद, कनप्पा के बाद, महाभारत टेलीविज़न के लिए बनाया है हमने। मैं उसको बड़े पर्दे पे 3 भाग में बनाना चाहता हूँ। तो अभी मेरा पूरा का पूरा फोकस उसी में है कि मैं उसके लिए लाइक माइंडेड जो भी कोलैबोरेटर आए हैं, इन्वेस्टर आए हैं, साथ में आए। अभी कनप्पा से निकलते ही जब एडिटिंग कंप्लीट हुई थी, तब उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च और अपना राइटिंग शुरू कर दी थी। हमारे टीम है राइटर्स की, रिसर्चर्स की, वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और मैं भी इस पर अपना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद इस कहानी की तरफ, मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। मैंने एक बार कहा, मैंने खुद महाभारत पढ़ी भी है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, महाभारत के अलग वर्जन भी पढ़ रहा हूँ, और मेरा अभी पूरा फोकस उसी पे है। बट कोई एक ऐसा नाम जिसको आप डायरेक्ट करना चाहते हो? हर किसी का एक फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस होती है, आपके वो कौन थे जिसको आप अब आप सोचते हैं कि मुझे एक बार तो इसको डायरेक्ट करना ही है? नहीं, अगर मतलब ऐसे लोग हैं, मोहनलाल सर कमाल के एक्टर हैं, मैं उनके साथ बार बार 50 बार 100 बार मैं काम करना चाहूँगा। वो इतने अच्छे आदमी भी हैं, प्रभास जी भी हैं, बहुत कमाल के। देखिए, मेरे लिए सिर्फ एज एन एक्टर के साथ साथ अच्छा आदमी भी होना ज़रूरी है। सेट पे ऑलरेडी इतना टेंशन होता है, इतनी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं, उनमें अगर एक्टर को भी मैनेज करना पड़े तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जो कि इस प्रोजेक्ट को अपना समझ के मैं जितना चाहूँ उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो कोई भी हो। तो मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है इस प्रोजेक्ट में। तो मेरी उम्मीद, मैं नाम लेना तो शायद उचित नहीं होगा, लेकिन मैं जिनके साथ भी काम करूँ उनके साथ मेरी उम्मीद यही रहेगी कि मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को अपना समझकर वो उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो वही होगा। अब बाकी फ्यूचर में किन लोगों के साथ काम करूँगा, सब अपने अपने जोनर में सब कमाल हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, सब अपनी अपनी विधा में अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। लेकिन उस कैरेक्टर में कौन फिट होता है, जो उस कैरेक्टर को, देखिए कास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक, जहाँ एप्पल की ज़रूरत हो वहाँ आप ऑरेंज से काम नहीं चला सकते, जहाँ ऑरेंज की ज़रूरत हो वहाँ एप्पल आप फिट नहीं कर सकते। तो कैरेक्टर के हिसाब से आप किस कैरेक्टर में कौन फिट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से चीज़ें बनती हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बिगड़ती हैं। सर, ये मेरे कुछ आखिरी के कुछ सवाल हैं कि वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपने एज ए डायरेक्टर साउथ फिल्मों में देखी, साउथ के एक्टर्स में देखी, और आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में अगर ये चीज़ें हो जाए आज के दौर में, फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ, तो बॉलीवुड हमारा भी जिस लेवल पे है, फिल्मों का जो हाल चल रहा है, ये चीज़ें हट जाएंगे और फिल्में वही गोल्डन डेज वापस आ जाएंगे बॉलीवुड के। वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपने एक्टर्स में वहाँ पे देखी, डायरेक्टर्स में देखी, या क्रिएटिव लोगों में देखी आपने, वो कौन सी ऐसी चीज़ है सर? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिसिप्लिन। आपके अंदर टैलेंट कितना भी हो, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो टैलेंट बिखर जाएगा उसको। तो वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जो मैंने ईच एंड एवरी पर्सन में देखा है, जो सबसे बड़े स्टार्स मैंने काम किया उन सब में देखा। दूसरा, हम्बलनेस।
जो इतना कुछ अचीव करने के बाद भी लाइफ में मैंने उनको जितना डाउन टू अर्थ देखा, जितना सहज देखा, लोगों से मिलते जुलते, कोई भी ऐसा नहीं आया कि अरे कोई आ गया सेट पे अब तुम सबको संभल के रहना है कि अरे कुछ गलती ना हो जाए। हर आदमी दूसरे को आदमी समझ के काम करता है, और ये फिल्मों की नहीं, ये हम वास्तविक जीवन में भी ये चीज़ें अपना सकते हैं। तीसरी चीज़ है क्रिएटिव फ्रीडम। आपको किसी भी फील्ड में, फिल्म इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। यहाँ आर्ट डायरेक्टर का अपना एक्सपर्टीज है, कैमरामैन का अपना एक्सपर्टीज है, मेकअप मैन का अपना एक्सपर्टीज है, एक्टर का अपना एक्सपर्टीज है, प्रोड्यूसर का अपना एक्सपर्टीज है। तो आपको यहाँ हर आदमी को साथ लेकर काम कैसे करना है वो सीखना सबसे ज़रूरी है। हर आदमी की अपनी रिस्पेक्ट है, हर आदमी की अपनी अहमियत है, हर आदमी की अपनी ज़रूरत है, जिसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। एक फ़िल्म आप कम से कम, बाकी आप पेंटिंग अकेले कर सकते हैं, आप गाना अकेले गा सकते हैं, लेकिन आप फिल्म अकेले नहीं बना सकते। तो सब कैसे एक साथ कोलैबोरेट करके, कैसे एक अच्छी चीज़ पे मेहनत करके काम कर सकते हैं बिना किसी ईगो क्लैश के, बिना अपना कि मैं ही जो जानता हूँ वही सुपीरियर है, वही सब कुछ है, वो नीचे रख के कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ के मिल के काम कर सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें हर जगह, जीवन की हर जगह पे लागू होती है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। अगर हम ये चीज़ें सीख सकें, जो मैंने कोशिश की है सीखने की, अब अगला प्रोजेक्ट बताएगा कि मैं कितना जो थ्योरी में सीखा है उसको प्रैक्टिकली भी कितना इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। तो सर इसी के साथ हम हमारी क्या कहते हैं कॉन्वर्जेसन का एंड करते। बड़ा ही अच्छा लगा आपके साथ बात करने में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने मिली, कुछ इंडस्ट्री के इनसाइट्स हमें सीखने मिले जो हमको नहीं पता थे आजकल। So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos, do watch Bollywood Helpline. And अगर आपने अभी तक कनप्पा नहीं देखी है तो अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाके कनप्पा ज़रूर देखिए। एंड मुकेश कुमार सिंह जी को क्या कहते हैं और भी प्यार दीजिए, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ये और मूवीज़ बनाए और हम ऐसे ही मिलते रहे। सर जी, थैंक यू वेरी मच। बस एक लास्ट लाइन में बोलना चाहूँगा, कनप्पा क्यों देखिए। कनप्पा सिर्फ दो चीज़ों के लिए आप देखिए। एक तो शिव जी के ऐसे अद्भुत भक्त की कहानी जानने के लिए, जो उत्तर भारत के लोग, खासकर हिंदी भाषी लोग नहीं जानते हैं कि शिव जी के कैसे कैसे भक्त हुए हैं कमाल के। एक अनपढ़ आदमी, उसको जो नायनार, जो शिव जी के सबसे बड़े भक्त होते हैं दक्षिण परंपरा में, उनको नायनार कहते हैं, उसको नायनार का दर्जा दिया गया, और दुनिया का पहला नेत्रदान करने वाला वो पहला आदमी था, और उसने शिव जी की भक्ति में अपने नेत्रदान किए थे। तो ऐसी अद्भुत कहानी जो आपको नहीं पता है, उस कहानी को देखने के लिए आप ये फिल्म ज़रूर देखें। और दूसरा, इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं उन सब ने, जो चाहे छोटा कैरेक्टर हो या बड़ा कैरेक्टर हो, उसमें इतना कमाल का काम किया है। आपको उसके लिए ये फिल्म ज़रूर, इन दो चीज़ों के लिए ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। सो अब आपको रीज़न भी मिल चुका है। जो कैप्टन ऑफ द शिप है उन्होंने खुद एक रिक्वेस्ट की है, एंड क्या कहते हैं आपको बताया है कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए, तो अब तो जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मुझे बुलाने के लिए और इतना समय देने के लिए कि मैं अपनी बातें आपके सामने रख सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।